बताइए, आवाज आ रही है क्या? जल्दी से बताएंगे, सभी को आवाज आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। अनुपात का चैप्टर स्टार्ट किए थे, आज खत्म करेंगे पूरा चैप्टर को। तो जैसा कि आपको पता है, अनुपात का चैप्टर स्टार्ट किए थे। अनुपात मतलब हो जाएगा रेशियो, ठीक। इसी से लिंक होगा समानुपात, और इसी से लिंक होता है एक और चैप्टर जिसको बोलते हैं मिश्रण, एलिगेशन। तो अनुपात, समानुपात, मिश्रण, ये तीनों एक ही चैप्टर माने जाते हैं। तो आपको बताया था मिनिमम यहां से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे ही एग्जाम में। अगर देखा जाए तो मिनिमम 2 प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे ही। तो अनुपात का बेसिक प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको अनुपात का पूरा बेसिक प्रश्न समझा दिया हूं, किस प्रकार के बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आए थे अपन एडवांस प्रश्नों में। उसके बाद एडवांस प्रश्नों में आए थे। एडवांस प्रश्न का मतलब होता है स्टेटमेंट वाले प्रश्न। स्टेटमेंट वाले प्रश्न, तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न में आपको समझाया था 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, ठीक। आपको एकदम अप्रोच बता दिया हूं। बेसिक प्रश्न सारे हो चुके हैं, अनुपात के जितने भी बेसिक प्रश्न बन सकते हैं सारे आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं। उसके बाद एडवांस प्रश्न में आए थे। एडवांस प्रश्न का मतलब होता है स्टेटमेंट वाले प्रश्न। आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो समझाया था स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में आपको 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा। पहला होगा अनुपात का, जहां से के आपको मानना है, और दूसरा जो भी होगा वहां से के का वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। तो 2 स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट जो भी होगा अनुपात का, वहां से के मानेंगे आप। जैसे संख्याओं का अनुपात दिया है तो संख्या मान लीजिए। जैसे एज का अनुपात दिया है, आयु का, तो आयु मान लीजिए। अगर आपको आय और व्यय का अनुपात दिया है तो आय और व्यय मान लीजिए। सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है तो सिक्कों की संख्या मान लेंगे आप। उसके बाद सेकंड वाले स्टेटमेंट से आप के का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसमें सिक्के वाले सारे प्रश्न हो गए हैं। आपको समझाया था सिक्के वाले प्रश्न। आज स्टार्ट करेंगे आय और व्यय वाले प्रश्न। चलिए, आज देखेंगे आय और व्यय वाले प्रश्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका थोड़ा बेसिक समझेंगे, इसके बाद प्रश्न स्टार्ट करेंगे। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न बहुत बार यहां से प्रश्न बन चुके हैं। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, ठीक। स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, बता दूंगा। एक बार फ्लो बन गया है तो एक बार देख लेते हैं आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपको बता दूंगा मैं, ठीक। चलिए, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्के वाले प्रश्न आपको समझा दिया था एकदम डिटेल में कैसे करना है। आय और व्यय पर कैसे प्रश्न बनेंगे, उनको कैसे डील करना है, समझेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं आय की। आय मतलब होता है इनकम। अब आपका जो भी आय होगा, जैसे हर सप्ताह का हो सकता है, हर महीने का हो सकता है, हर साल का हो सकता है। मतलब आय आपको वीकली दे सकता है, साप्ताहिक, आपको मंथली दे सकता है मतलब मासिक, और आपको ईयरली दे सकता है मतलब वार्षिक। आय का मतलब जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, जो भी पैसा आपको मिल रहा है, वो क्या है? आय है। जितने भी रिसोर्सेस से, कहीं से भी आपको जो भी पैसा मिलता है वो क्या होता है? आपका आय होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका 1000 रुपया आय है मासिक। मासिक आय जो है वो आपका 1000 रुपया है। तो आय का मतलब जो भी पैसा आपको मिलता है, जो भी आप पैसा कमाते हैं, मतलब कहीं से भी आपको जो पैसा मिल रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा? आय। तो मान लिया आय कितना है? 1000 रुपया। अब आय में से क्या होगा? व्यय होगा। व्यय मतलब क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोलते हैं। व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। व्यय कहां से होगा? आय से ही व्यय होगा। तो मैं मान लेता हूं 1000 रुपया आप कमा रहे हैं और 800 रुपया आपका क्या है? व्यय है। व्यय को ही क्या बोलते हैं? खर्च बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। व्यय को ही खर्च बोलते हैं। 1000 रुपए आप कमा रहे हैं और 800 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं पूछूं आपसे बचत कितने रुपए का होगा, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। 1000 में से 800 को घटा दूंगा तो बचत कितने रुपए का होगा? 200 रुपए का।
बहुत आसान है। 1000 आय है, 800 रुपए व्यय है, तो बचत कितने का होगा? 200 रुपए का। तो यहां से बचत का अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो बचत का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आय माइनस व्यय, ये बन जाएगा बचत का फॉर्मूला। बहुत आसान है। में से व्यय को हटा दिया तो आपके पास जो पैसा बचेगा उसी को क्या बोलते हैं? बचत। बचत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेविंग्स बोलते हैं, सेविंग्स। अब एक और बात समझिए, मान लीजिए आपका आय है 1000, ठीक, आपका आय कितना है? 1000 और बचत कितना है? 200 रुपया। इस बार आपको क्या दे दिया मैं? आय दे दिया कितना? 1000, मतलब 1000 रुपया आपका मासिक आय है और 1000 में से बचा कितना रहे हैं? 200। तो यहां पे आप व्यय बहुत आसानी से बता सकते हैं, 1000 में से 200 घटा देंगे तो आपका व्यय कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो व्यय का अगर फॉर्मूला बनाना चाहेंगे आप तो व्यय का फॉर्मूला भी आसानी से बना सकते हैं। तो व्यय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आय माइनस बचत। ये देखिए, आय माइनस बचत। तो ये दो फॉर्मूले बनते हैं, एकदम जनरल फॉर्मूले हैं, बिना बताए भी आपको पता होने चाहिए। आय 1000 है, व्यय 800 है, 1000 में से 800 हटा दिए तो बचा कितना? 200। वही 200 क्या है? बचत है, सेविंग्स। 1000 रुपए में कमा रहा हूं और 800 रुपए में खर्च कर रहा हूं, तो बचा कितना है मेरे पास में? 200 रुपया। ठीक, अब दोबारा मैंने क्या बोला? 1000 रुपए में कमा रहा हूं और बचा कितना रहा हूं? 200। तो खर्च कितना किया? 800 रुपए। कैसे आया? आय में से बचत को घटा दिया। तो सबसे ज्यादा तीनों में क्या होगा अगर देखा जाए तो? आय, व्यय और बचत, इन तीनों में सबसे ज्यादा हमेशा क्या होगा? आय होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा? आय, इनकम। अब आय में से व्यय को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा? बचत। और आय में से बचत को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा? व्यय मिलेगा। ठीक, बहुत आसान है। समझ आया भाई यहां तक? बहुत आसान है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ेंगे फिर। एकदम आसान सी बातें हैं। आय मतलब जो पैसा आप कमा रहे हैं, व्यय मतलब जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं। तो आय में से व्यय को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा? बचत। आय में से बचत को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा? व्यय मिलेगा। एकदम आसान सी कॉमन बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? तो आपको पता है प्रश्न का पैटर्न वही होगा। दो स्टेटमेंट आपको दिया होगा जिसमें होगा अनुपात का। पहला स्टेटमेंट होगा अनुपात का। अब अनुपात जो भी दिया होगा वहां से क्या करेंगे आप? के मान लेंगे। आप क्या करेंगे? यहां से के मानेंगे। और दूसरा स्टेटमेंट जो भी होगा, दूसरा स्टेटमेंट जो भी होगा, यहां से आप क्या करेंगे? के का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। पैटर्न वही चलेगा। कल समझाया था स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में पैटर्न बहुत आसान है। दो स्टेटमेंट होगा, एक अनुपात का जहां से के मानना है और दूसरा वाला स्टेटमेंट जो भी होगा वहां से के फाइंड करना है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आय और व्यय पर आधारित आ रहा है। देखिए क्या बोला है? एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात, एक परिवार की आय और खर्च मतलब व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि परिवार का खर्च 10,500 है तो परिवार की बचत कितने रुपए की होगी? बहुत आसान है। पहला स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं अनुपात का है, जैसा कि मैंने पैटर्न समझाया था। ये देखिए पहला जो स्टेटमेंट है अनुपात का दिया हुआ है, यहां से के मान लो एज इट इज, और दूसरा स्टेटमेंट जो भी है यहां से के निकाल लो। ऑप्शन आपके सामने है, खुद से कोशिश करिए, नहीं बनेगा तो मैं आपको समझाऊंगा। बहुत बढ़िया रोशन, काजल, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताइए भाई, ट्राई करिए खुद से। पहला जो स्टेटमेंट है वहां से आप मान लीजिए आय और व्यय, पहला जो स्टेटमेंट है वहां से आप आय और व्यय मान लीजिए, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वहां से आप क्या करेंगे? के का वैल्यू को फाइंड करेंगे। गणेशी, दुर्गा, अलका, नेहा, बहुत बढ़िया। एनर्जी से बनाओ भाई फटाफट, थोड़ा सा एनर्जेटिक होके बैठो। ऐसा नहीं कि सर बताएंगे ही, तो खुद से ट्राई नहीं करना है। खुद से ट्राई करोगे तो ही दिमाग खुलेगा आपका। जितना खुद से कोशिश करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा आपको।
MP, ज्योति, माधुरी, अमित, स्वाति, योगेश, चित्रसेन जी एक बार आप वापस से रिज्वाइन करिए। टीकम, ठीक, पूजा। चलिए देखते हैं क्या करना है। आपको बताया था अनुपात वाले से के मान लेंगे, तो आप मान लीजिए परिवार की आय कितनी, 10 के। परिवार की आय कितनी मान लीजिए आप, 10 के मान लीजिए, मतलब उस परिवार की आय है 10 के रुपए। परिवार का खर्च ये मान लीजिए कितना, 7 के। परिवार का खर्च कितना मान लीजिए, 7 के। तो पहला जो स्टेटमेंट है आय और खर्च का अनुपात दिया है, तो आय और खर्च मान लिया। एकदम आसान सा अप्रोच है, अप्रोच को समझिए बस। आय 10 के, खर्च कितना हो गया, 7 के। एज इट इज जो बोला है वो मान लिया। आय बोला है और खर्च बोला है, तो आय और खर्च मान लिया 10 के और 7 के। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, तो आपको सेकंड स्टेटमेंट दिया है परिवार का खर्च। तो परिवार का खर्च कितना दिया है, 10,500। बहुत सारे बच्चे ये गलती किए होंगे, उन्होंने क्या किया होगा, 10 के माइनस 7 के बराबर लिख दिया होगा 10,500। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कल आपको बताया था, दिया क्या है, परिवार का खर्च दिया है, और परिवार का खर्च आपने माना कितना है, 7 के। इसीलिए 7 के का वैल्यू कितना दिया है, 10,500। अगर मैं आपको प्रश्न में देता कि परिवार की बचत कितनी है, 10,500, तब आप बोलते। अगर मैं आपको प्रश्न में क्या बोलता, सेकंड स्टेटमेंट में कि परिवार की बचत कितनी है, 10,500, तब आप क्या बोलते कि सर 10 के माइनस 7 के का वैल्यू कितना दिया है, 10,500। तो प्रश्न को पढ़ो भाई, सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, हमेशा घटाना या जोड़ना नहीं है। आपको प्रश्न को रीड करना है। सेकंड स्टेटमेंट है परिवार का खर्च 10,500 है, खर्च आपने कितना लिखा है, 7 के, मतलब 7 के का वैल्यू कितना दिया है, 10,500। ये तब करते जब आपको बचत दिया होता, लेकिन यहां पे तो बचत आपसे पूछ रहा है कि बचत कितनी है, तो आप 10 के माइनस 7 के बराबर 10,500 नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसा भी किए होंगे, 10 के प्लस 7 के बराबर 10,500, तो ये भी आपको नहीं करना है। ये तब करते जब आपको बोलता प्रश्न में कि आय और व्यय का कुल योग 10,500 है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता, आय और व्यय का कुल योग 10,500 है, तब आप इन दोनों का योग कितना लिखते, 10,500। एक एक बात को समझिए भाई, क्योंकि बहुत दिक्कत है, रटेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ये तब लिखते जब बोलता परिवार की बचत 10,500 है, ये तब लिखते जब बोलता आय और व्यय का योग कितना है, 10,500। लेकिन प्रश्न में कुछ और ही बोला है, परिवार का खर्च कितना है, 10,500, तो परिवार का खर्च आपने कितना बोला है, 7 के, तो 7 के का वैल्यू कितना हो गया, 10,500। यहां से के निकाल दो, ये देखिए 10,500 बटा कितना हो जाएगा, 7। ये 7 गुणा वाला भाग में आ गया, 7 एकम 7, 7 पचे 35, के का वैल्यू कितना आ गया, 1500। के 1500 आ गया, तो आप बता दीजिए परिवार की आय कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 1500, तो परिवार की आय हो गई कितनी, 15,000। ये देखिए के मिल गया, तो परिवार की आय बता दिए 15,000, और व्यय तो आपको पता ही है ना, व्यय कितना दिया है, 10,500, तो बता दीजिए बचत कितने की हुई। तो आप बोलेंगे सर 15,000 आय है, 10,500 खर्च कर रहा है, तो बचत कितने की होगी, 4500 रुपए की। कितना आसान हो गया, के मिला तो आय मिल गया 15,000, आय मिल गया, व्यय पहले से पता है तो आपने बचत बता दिया। कुछ बच्चे ऐसा भी किए होंगे कि सर बचत पूछा है और बचत 10 के में से 7 के को घटाने पे मिलेगा, जो कि 3 के हो रहा है, और के का वैल्यू मैंने 1500 निकाला है, तो सीधे यहां पे क्या करता हूं मैं, 3 इंटू 1500, मतलब कितना हो गया, 4500। तो कुछ बच्चे ऐसा भी किए होंगे, मैं यहां पे आय निकाला, व्यय पहले से पता है तो बचत बता दिया। कुछ बच्चे ऐसा भी किए होंगे कि 10 के माइनस 7 के कितना हो जाएगा, 3 के। 3 के क्या है, बचत, और के का वैल्यू 1500 आया, तो आंसर कितना हो गया, 4500। सारा कुछ बता दिया। जो गलतियां आप किए होंगे, जो कर सकते हैं, उन पे भी मैंने चर्चा की है।
कहां कहां पे आपने गलतियां की होगी या एग्जाम में हो सकती है, तो यहां पे गलतियां जो होंगी उसको सुधारेंगे आप। कुछ बच्चे हो सकता है ऐसा गलती किए होंगे, किए थे क्या कुछ बच्चे ऐसा? 10 के माइनस 7 के बराबर 10,500 कोई लिखा था क्या? या 10 के प्लस 7 के बराबर 10,500? ठीक, तो वो गलती अब नहीं होगी मोनिका, युगल, अगर हुई है तो। ठीक, चलिए एक और प्रश्न यहीं पे मैं आपको दे रहा हूं, लिखिए, लिखेंगे, अच्छी से बनाना है भाई। 2 स्टेटमेंट देंगे, पहला स्टेटमेंट अनुपात का जहां से के मानेंगे, दूसरे स्टेटमेंट से के निकालेंगे, यही काम करना है। लिखिए, ए बी तथा सी की मासिक आय का अनुपात, ए बी तथा सी की मासिक आय का अनुपात, ए बी तथा सी की मासिक आय का अनुपात 2:3:5 है। पूछा गया प्रश्न है ये, व्यापम में भी और पीएससी में भी। ए बी तथा सी की मासिक आय का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी की मासिक आय, यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से, यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपए अधिक है, 1200 रुपए अधिक है, यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपए अधिक है, तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। चलिए बनाइए, बहुत बार सेम यही प्रश्न रिपीट हो चुका है, ट्राई करेंगे। ए बी तथा सी की मासिक आय का अनुपात दिया है 2:3:5। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपए अधिक है, तो बी की मासिक आय आपको बतानी है। चलिए, बहुत लोग का आंसर आ गया है। प्रियंका जी, यहां पे क्लियर हो जाएगा आपको जो डाउट होगा। ठीक, सागर बहुत बढ़िया, मधु, महावीर, रेवती, काजल, एमपी बहुत बढ़िया, रोशन, ज्योति, स्वाति, रश्मि, मोनिका बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों का आंसर आ चुका है और आना भी चाहिए। ट्राई करिए बाकी लोग। देख पा रहे, पहला स्टेटमेंट अनुपात का दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पैटर्न समझाया था। पहला स्टेटमेंट आपको अनुपात का दिया हुआ है, तो आप यहां से क्या करेंगे, के मानेंगे। चलिए देखते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। तो मान लीजिए आप ए की मासिक आय, ए की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 2K। बी की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 3K। जैसा अनुपात आपको दिया गया है सेम वैसा ही मान लेता हूं मैं। सी की मासिक आय ये कितनी हो जाएगी, 5K। सी की मासिक आय कितनी हो गई, 5K। 2:3:5 अनुपात दिया हुआ था मासिक आय का, मैंने मासिक आय मान लिया एज इट इज 2K, 3K, 5K। ठीक, अब सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है, ये देखिए, सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है यहां से के मिलेगा। सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 अधिक है, तो यहां पे कंफ्यूजन केवल ये होगा कि सर 1200 रुपए अधिक तो है, तो किसके बगल में 1200 रुपए लगाया जाए, किसके बगल में प्लस 1200 लिखा जाए। जैसा बोलेगा वैसा जमा दो। देखो, सी की मासिक आय जो है ये ए की मासिक आय से 1200 रुपए क्या है, अधिक है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ए जितना रुपया कमाएगा उससे 1200 रुपया ज्यादा कौन कमाएगा, सी। इसको रीड करने का तरीका क्या है, देखिए, ए जितना रुपया कमाएगा उससे 1200 रुपया ज्यादा कौन कमाएगा, सी कमाएगा। कुछ बच्चे यहां पे ऐसा गलती कर सकते हैं, सी प्लस 1200 बराबर ए लिख सकते हैं, जो कि गलत होगा। समझ आ रहा है, रीड करने का तरीका देखो, ए जितना पैसा कमा रहा है उससे 1200 रुपया ज्यादा। ये देखिए, अगर ए मान लो यहां पे 2000 कमाता, ये देखो एग्जांपल के लिए, ए अगर 2000 कमाता तो 2000 में 1200 जोड़ूंगा तो सी कितना कमाएगा, 3200 कमाएगा। समझ आ रहा है, इक्वेशन को रीड करने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए।
इसके अलावा एक और बात आपको समझाया था, जब कभी भी अधिक और कम बोले, अधिक और कम बोले, इसका मतलब आपको अंतर देकर रखा है, अंतर देकर रखा है। जब कभी भी अधिक और कम वर्ड यूज होगा तो समझ जाना अंतर देकर रखा है। तो बोल क्या रहा है, सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 अधिक है, इसका मतलब सी और ए की मासिक आय का अंतर कितना है, 1200। यहीं से आ रहा है, देखो ए को इधर ले आया तो सी माइनस ए बराबर कितना आ रहा है, 1200। या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, दोनों एक ही बात है। मान लो मेरी मासिक आय आपसे 1200 अधिक है, मतलब मेरी और आपकी आय का अंतर कितना है, 1200। अगर आप 2000 कमाते हैं तो मैं 3200 कमाऊंगा, अगर आप 5000 कमाते हैं तो मैं 6200 कमाऊंगा, आपसे 1200 ज्यादा कमाऊंगा मैं। मतलब मेरी आय और आपकी आय को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, 1200। ज्यादा किसकी है, सी की, तो सी माइनस ए लिखा। अब सी की मासिक आय कितनी है, देखिए 5 के, तो यहां लिख देता हूं सी की मासिक आय 5 के, ए की मासिक आय 2 के, दोनों को घटाने में क्या आएगा, 1200, तो 3 के बराबर कितना आ गया, 1200। आपने बोला सर बी की मासिक आय 3 के, और 3 के की वैल्यू तो 1200 मिल चुकी है, तो 1200 क्या हो गई, बी की मासिक आय। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फ्लो में चल रहे हैं आप, तो आप के की वैल्यू निकालेंगे 1200/3, के की वैल्यू कितना आया, 400। तो बता दीजिए बी की मासिक आय 3 × 400 कितना हो जाएगा, 1200। सारी बातों को समझा दे रहा हूं, कहीं पे कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। इस प्रश्न के आसपास जितनी बातें हैं वो आपको समझा दिया हूं। एक्स मानेंगे तो भी चलेगा चित्रसेन जी, कोई दिक्कत नहीं है। कल के क्वेश्चन का पीडीएफ आज मिल जाएगा, और कल मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करा दिया था, और कुछ क्वेश्चंस के आपको बोला था स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप। चलिए फिर भी आज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, बन जाएगा सबसे अच्छे क्वेश्चन से। ध्यान रखिए, आय और व्यय से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं, तो अच्छे प्रश्न हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप। यहां पे आपको समझा चुका, प्लस 1200 किधर होगा, या जब भी अधिक और कम वर्ड यूज करेगा तो आपको समझना है अंतर देकर रखा है। चलिए आगे बढ़े, समझ लो भाई एक बार और, थोड़ा सा कोशिश करो समझने का। एकदम आसान प्रश्न है, आपको बोला 2 स्टेटमेंट आपको प्रश्न में दिए रहेंगे। पहला अनुपात का, ये देखिए पहला स्टेटमेंट है अनुपात का, जहां से के मानना है आपको। तो ए बी सी की मासिक आय का अनुपात दिया है, तो ए की मासिक आय मान लिया 2 के, बी की मासिक आय मान लिया 3 के, और सी की मासिक आय मान लिया 5 के। अब के अगर मिल गया तो आपको ए बी और सी की मासिक आय मिल जाएगी। अगला क्या बोला है स्टेटमेंट, सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपए अधिक है। सी की जो मासिक आय है, ये देखिए सी की जो मासिक आय है का मतलब बराबर, ए से का मतलब प्लस या माइनस होता है जनरली। तो सी की मासिक आय जो है ए से कितनी ज्यादा है, 1200। तो लिख लीजिए सी की मासिक आय ए से 1200 क्या है, ज्यादा। अब ए प्लस वाला इधर आया तो माइनस में हो गया, तो सी माइनस ए का वैल्यू कितना दिया है, 1200। एकदम आसान है। अब सी की मासिक आय कितनी है, 5 के, ये देखिए उठा के रख दिया। ए की मासिक आय कितनी है, 2 के, उठा के रख दिया। तो 5 के माइनस 2 के बराबर 1200, तो 3 के बराबर 1200, तो के का मान कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब के 400 आ गया तो बता दीजिए बी की मासिक आय कितनी हो गई, के का मान 400 है, तो 3 × 400 कितना आ जाएगा, 1200। अभी क्लियर हुआ प्रियंका जी आपको, बताइए आगे बढ़े। चलिए एक्चुअल में जो प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, उसमें बी की वार्षिक आय पूछा था, बी की वार्षिक आय पूछा था। तो गलती मत करना भाई, मासिक पहले निकाल लेना, उसके बाद वार्षिक तो बता ही सकते हो कितनी हो जाएगी वार्षिक आय। 1200 रुपया मासिक है, इंटू 12 कर देना तो आपको क्या मिल जाएगी, वार्षिक आय मिल जाएगी 14,400। बहुत बढ़िया, ठीक, ध्यान रखेंगे। मासिक आपने निकाला 1200, वार्षिक अगर पूछा तो आप क्या करेंगे, 1200 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 14,400। तो एक्चुअल में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें वार्षिक आय पूछा गया था, अनुपात दिया गया था मासिक का, और लास्ट में आपसे पूछा क्या था, वार्षिक आय।
तो पहले मासिक निकाल लेना, उसके बाद 12 से गुणा कर देना, आपको वार्षिक आय मिल जाएगा। अगर 1200 रुपया महीना कमा रहे हैं आप, तो एक साल का कितना कमाएंगे? 14,400। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात। ठीक, ये मैटर नहीं करता है साप्ताहिक बोले, मासिक बोले, वार्षिक बोले, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ए और बी की आय का अनुपात क्या है? 9:7 है। और उनके खर्च का अनुपात क्या है? 4:3 है। यदि प्रत्येक 200 रुपए की बचत करता है तो उनकी आय का योग कितना होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। अभी आपने देखा भी होगा, सम परीक्षक में या फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया था सेम ऐसा ही प्रश्न। तो आय और व्यय का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसको मान के चलेंगे। आय का अनुपात दिया है और खर्च का अनुपात दिया है, और बता रहा है प्रत्येक जो है 200 रुपए की बचत करता है तो उनकी आय का योग कितना होगा। ट्राई करिए, बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, समझाऊंगा अभी। उससे पहले एक बार खुद से ट्राई करेंगे आप लोग, समझाऊंगा, उसके बाद बहुत आसान लगेगा ये। एक ही प्रश्न में आपको 2 अनुपात दे दिया गया है, ये देखिए, एक आय का और दूसरा जो है वो व्यय का है। एक ही प्रश्न में आपको 2 अनुपात दिया हुआ है। आ गया आंसर? बहुत बढ़िया हेमंत, स्वाति, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी ट्राई करिए, आंसर आएगा भाई। नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खुद से ट्राई करिए। गणेशी, बहुत बढ़िया। यमन, काजल, अमित, रोशन, फलेंद्र, एमपी, पूजा, अलका, रवि देवांगन, बहुत बढ़िया। 3200। चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 2 तरीका है करने का, जो आसान तरीका है वो आपको समझाता हूं। देखिए, बहुत आसान तरीका है। एक ए और बी की आय का अनुपात दिया है, तो आप मान लीजिए ए की आय, जैसा अभी तक करते आए हैं वही कर रहा हूं। ए की आय मान लिया कितना? 9 के, और बी की आय मान लिया कितना? 7 के। ये पूरा आपको लिख के बता रहा हूं, एग्जाम में आपको ऐसा लिखना नहीं है, अपने मन में लेके चलना है। तो ए की आय हो गई कितनी? 9 के, और बी की आय कितनी हो गई? 7 के। अब उनके खर्च का अनुपात दिया है, उसको अभी छोड़ दो। उनके खर्च का अनुपात कितना है? 4:3, इसको अभी छोड़ दो। प्रत्येक 200 रुपए की बचत करता है, मतलब ए की बचत भी कितनी है? 200। प्रत्येक का मतलब क्या हुआ? ए भी 200 रुपया बचाता है और बी भी कितना बचा रहा है? 200 रुपया बचा रहा है। प्रत्येक जो है ये 200 रुपए की बचत करता है, मतलब ए भी 200 रुपया बचा रहा है और बी भी 200 रुपया बचा रहा है। अब आपको समझाया था, याद करो, आय है 9 के और बचत है 200 रुपया, तो आप यहां से क्या बता सकते हैं? ए का खर्च बता सकते हैं। आपको समझाया था आय 9 के है और बचत 200 है, तो आय में से बचत को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? खर्च। याद आ रहा है? 1000 रुपया मेरा आय है और 200 रुपया मेरा बचत है। 1000 आय है और 200 बचत है, तो खर्च कितना होगा? 1000 माइनस 200 बराबर 800। उसी प्रकार अगर ए का आय है 9 के और बचत कितना कर रहा है? 200, मतलब खर्च कितना कर रहा होगा? 9 के माइनस 200। इसी प्रकार बी का खर्च आप बता सकते हैं। ये देखिए, बी का खर्च क्या हो जाएगा? आय है इसका 7 के और बचत है कितना? 200, तो खर्च क्या हो जाएगा? 7 के माइनस 200। अब ये जो रेशियो आपने छोड़ा था, इस पे वापस से आ जाओ। खर्च का अनुपात क्या दिया है? 4:3 दिया है, मतलब आप क्या लिखेंगे? खर्च मिल गया आपको 9 के माइनस 200 और 7 के माइनस 200, तो ये अनुपात कितना दिया है आपको? 4:3। अनुपात का मतलब बटा होता है। पहला लेक्चर जो कल लिया था अनुपात का, उसमें समझाया था अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। तो उनके खर्च का अनुपात, तो ए और बी के खर्च पता है आपको, तो उनके खर्च का अनुपात क्या होगा? 4:3 हो जाएगा। अनुपात का मतलब बटा। सिंप्लीफाई करो, 3 से गुणा करो। 9 त्रिका 27 के माइनस 600, 7 चौको 28 के माइनस 800। अब देखो 27 के को उधर ले जाओ तो माइनस 600 और माइनस 800 इधर आया तो प्लस 800 हो गया।
27k को उधर ले गया तो 28k में से 27k घटा दो तो k का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको? 200 मिल जाएगा। समझ आ रहा है? कितना आसान हो गया। केवल आपको एग्जाम में ये काम करना है। ये देखिए k का वैल्यू 200 आया तो काम ही खत्म हो गया। यहां से बता दीजिए आप a की आय कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 200 मतलब कितनी हो जाएगी? 1800। और b की आय कितनी हो जाएगी? तो आप बता सकते हैं b की आय कितनी हो जाएगी? 7 इंटू 200 मतलब कितनी? 1400। दोनों का योग पूछा है तो 1800 और 1400 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 3200 आ जाएगा। दोनों का योग पूछा है 3200। कितना आसान है। सबसे पहले आपने क्या किया है, ये जो आय का अनुपात दिया है वहां से आय मान लिया a का कितना? 9k और b का कितना? 7k। दोनों का बचत आपको दिया है कि a भी 200 बचा रहा है, b भी 200 बचा रहा है। तो आय और बचत अगर पता है तो आपको अभी समझाया था खर्च क्या हो जाएगा? आय माइनस बचत। खर्च क्या हो जाएगा? आय माइनस बचत। अब इनके खर्चों का अनुपात प्रश्न में आपको दिया है कितना? 4:3। तो खर्चों का अनुपात क्या हो गया? 4:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 9 में 27, 3 का 200 में 600, 4 का 7 में 28, 4 का 200 में कितना हो गया? 800। सिंप्लीफाई करेंगे तो k का वैल्यू क्या मिला? 200। k 200 मिला तो बता दो a का आय हो गया 1800 और b का आय हो गया 1400। योग कितना हो गया? 3200 हो गया। या सीधे बता दो, दोनों का टोटल पूछा है तो दोनों का टोटल क्या होगा? 9 और 7 16k और k का वैल्यू कितना बताए हैं आप? 200। कितना हो गया? देखिए 3200। तो इससे आसान अप्रोच आपके पास नहीं है। ठीक, तो एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में सीधे आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे a का आय हो गया सर 9k, उसमें से बचत को घटाया तो क्या मिला? a का खर्च। b का आय हो गया सर 7k, उसमें से बचत को घटाया तो क्या मिला? b का खर्च। एकदम आसान है। ये क्या है? a का आय, उसमें से बचत को घटाया तो क्या मिला? a का खर्च। ये b का आय है, इसमें से बचत को घटाया तो क्या मिला? b का खर्च। और ये अनुपात प्रश्न में कितना दिया है? 4:3। सिंप्लीफाई करो, k का वैल्यू कितना मिल गया? 200। उसके बाद आपने मन में माना था 9k मतलब 9 इंटू 200 1800 हो गया a का आय, 7 इंटू 200 मतलब 1400 हो गया b का आय। टोटल निकालेंगे तो टोटल क्या मिलेगा? 3200। इतना सा करना है एग्जाम में। ठीक, एक और तरीका है इसका लेंदी, लेकिन उसको नहीं बता रहा हूं। 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे आपको, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, वो नहीं बता रहा हूं आपको। ये बहुत आसान और प्यारा मेथड है। ठीक, देख लीजिए। समझ आया भाई? यही काम किए थे सभी लोग, कुछ और किए थे? एक्स और वाई मान के बनाए थे क्या? कोई है जो एक्स और वाई मान के बनाया था? 2 रैखिक समीकरण बनाए थे कोई? चलिए ठीक है, जो भी मेथड यूज करेंगे ये थोड़ा सा आसान है। एक और तरीका है जहां पे आप रैखिक समीकरण बनाएंगे 2 चर वाला, उसमें आपको रैखिक समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, जो भी तरीका है, रेशियो से बना सकते हैं, वेरी गुड, रेशियो से बना सकते हैं। चलिए बढ़िया, हेमंत साहु जी एक्स वाई मान के बनाए थे। ठीक, चलिए उसमें आपको रैखिक समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। अभी उसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि रैखिक समीकरण वाला एक चैप्टर आपका अलग से है, 1 चर वाला और 2 चर वाला रैखिक या युगपत समीकरण। तो अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, इसीलिए उस मेथड को यहां नहीं बता रहा हूं। खैर उससे ये आसान है। चलिए एक और आप लोग ट्राई करिए इसमें, सेम ऐसा ही प्रश्न, जल्दी से। सेम ऐसा ही प्रश्न है, ये देखिए सेम वही प्रश्न है, जल्दी से बनाइए, केवल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको। ये बीच में अनुपात नहीं है, बीच में कॉमा है, ध्यान रखिएगा। चलिए बनाइए, सेम वही प्रश्न है। 2 व्यक्तियों की मासिक आय, ए और बी मान लीजिए 2 व्यक्ति, उनकी मासिक आय 2:3 के अनुपात में है, उनका खर्च 5:9 है, प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है, तो उनकी आय ज्ञात करे। चलिए बहुत बढ़िया हेमंत जी, ये आसान है इसीलिए आपको बताया था। ठीक, चलिए बना लीजिए जल्दी से। सेम वही प्रश्न है, केवल प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हूं। 2 व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा सही है।
खर्च का अनुपात दिया है 5:9, बचत दिया है प्रत्येक का 600 रुपए, तो उनकी आय पूछा है क्या होगी। आ गया सभी का? ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है क्या? अलग अलग पूछा है, उनकी आय क्या क्या होगी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, मैक्सिमम लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। मान के चलिए ऐसा प्रश्न आपको, बहुत शानदार, सभी का सी आ रहा है। चलिए, दो व्यक्तियों की मासिक आय, सीधे शॉर्टकट लिखूंगा भाई। ये देखो, आप मान लिए होगे ए की मासिक आय कितना, ए की मासिक आय माने होगे 2K और बी की मासिक आय क्या माने होगे आप 3K। ए का बचत कितना है 600, ये देखिए ऐसा लिखे है ना, 2K में से 600 को घटाएंगे और 3K में से 600 को घटाएंगे, ये हो गया ए का खर्च, ये बी का खर्च। खर्च का अनुपात क्या दिया है 5:9 दिया है, यही करना है। ये देखो एक ही लाइन में बनेगा बस, ए का आय मान लिए 2K और बी का आय मान लिए 3K, उनका खर्च क्या है 600, तो ये हो गया ए का व्यय, ये बी का व्यय, दोनों का अनुपात हो गया 5:9। तिरे गुणा करो, 9 दूनी 18, 9 छिका 54, इधर पे 5 तिरिका 15, 5 छिका 30। सिंप्लीफाई करते हैं, 18K में से 15K को घटा दो, ये देखिए 18K में से 15K को घटा दो और माइनस का 3000 और प्लस का कितना हो गया 5400। कितना आ जाएगा यहां से 3K और यहां से कितना आ जाएगा 2400। तो K का वैल्यू क्या मिल गया, देखिए 800 मिल गया K का वैल्यू। माइनस प्लस घटेगा, 5400 में से 3000 जाएगा, 2400 बचेगा। K का वैल्यू 800 आया, तो बता दीजिए A का आय कितना हो गया, 2 गुणा 800 कितना हो गया 1600 और बी का है 3 गुणा 800 कितना हो गया 2400। देख पा रहे हैं ऑप्शन मैच हो रहा है ना, 1600 और 2400, ये देखिए 1600 और 2400। ठीक, सभी लोगों का आ गया है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया आंसर देंगे भाई, प्रियंका यादव देख पा रहे हो आंसर, बहुत बढ़िया, बनना चाहिए। हो गया। चलिए अब थोड़ा सुनेंगे, एक प्रश्न यहां पे आपसे पूछ रहा हूं मैं कि एक प्रश्न यहां पे आपसे पूछ रहा हूं भाई, ए का खर्च बताओ, ए का खर्च कितने का है, जल्दी से कमेंट करो, ए का खर्च कितने का है। अगर प्रश्न पूछता ए का खर्च बताओ, कितने का खर्च है ए का, आराम से सोच के बताओ भाई, ए का खर्च पूछा हूं। बहुत बढ़िया, 1000 आएगा ना उमेश्वरम, देखिए भाई 1200 कैसे आएगा, 1000 आएगा, बहुत बढ़िया। कैसे 1000 आएगा, तो आप बोले सर आय कितना है 1600, ये मैंने निकाल लिया, 1600 रुपया उसका मासिक आय है और बचा कितना रहा है 600, मतलब कंफर्म है उसका खर्च कितना होगा 1000 का। समझ आ रहा है? तो हो सकता है वो खर्च पूछ ले आपसे, तो कंफ्यूज मत होना, आपको आय मिल चुका है, बचत पहले से पता है, आय मिल चुका है, बचत पहले से पता है। इसी प्रकार आप बता सकते हैं बी का भी खर्च क्या होगा, तो बी का आय कितना है 2400 और खर्च कितना कर रहा है, सॉरी बचा कितना रहा है 600, मतलब खर्च कितने का हो गया 1800 का। एकदम आसान है ना, आय पता है, बचत पता है, खर्च बता दीजिए, आय पता है, बचत पता है, खर्च बता दीजिए। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपके सामने प्रश्न है, ए बी और सी की आय का अनुपात आपको दिया है 1:3:4। यदि उनकी आय क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाए तो बढ़ी हुई आय का अनुपात ज्ञात करें। चलो खुद से बनाओ एक बार, प्रतिशत नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ा सा प्रतिशत का कॉन्सेप्ट आ गया है, समझा दूंगा मैं अगर नहीं बना तो, फिर भी आप खुद से ट्राई करिए, थोड़ा सा प्रतिशत का यहां पे कॉन्सेप्ट आया है। ए बी और सी की आय का अनुपात आपको दिया है और बोल रहा है उनकी आय क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाए तो बढ़ी हुई आय का अनुपात ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन आएगा।
रोशन ऑप्शन सी आ रहा है क्या? बाकी लोग चेक करो, सी आ रहा है क्या? कुछ और आएगा? बनाओ भाई, बहुत टफ नहीं है। पहले अगर कभी मैथ्स पढ़े होगे, प्रतिशत पढ़े होगे, तो आंसर आना चाहिए इसका। नहीं बनेगा तो मैं समझाने के लिए खड़ा हूं यहां पे। सी आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का सी ही आ रहा है। गायत्री, काजल, स्वाति, माधुरी, चलिए देखते हैं। देखिए फाइनली आपसे अनुपात ही पूछा है वो, ठीक, फाइनली आपसे अनुपात ही पूछा है। तो आप चाहें तो आप ऐसा मान लो, ये देखो आगे समझाऊंगा कि नहीं मानोगे तो भी काम चलेगा। ए का आय कितना मान लिए 1K, बी का आय कितना मान लिए 3K और सी का आय कितना मान लिए 4K। एक तरीका तो ये है कि आप मान लो, जो कि अभी तक करते आए हो आप। तो आय मान लिए ए का कितना 1K, बी का 3K और सी का कितना 4K। अब प्रतिशत का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्रतिशत के चैप्टर में डिटेल में आपको बताऊंगा। एक्स में अगर 10% की वृद्धि की जाती है, मान लो प्रारंभिक मान क्या है, एक्स है, इसमें अगर 10% की वृद्धि की जाती है तो नया मान क्या हो जाता है, एक्स का 110% हो जाता है। ये देखिए एक्स का 110% हो जाता है। क्यों हो जाता है? कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है, उसमें मैंने क्या किया 10% का वृद्धि कर दिया तो नया मान कितना हो गया, प्रारंभिक का 110%। अगर 20% का वृद्धि करता तो नया मान हो जाता एक्स का 120%। उसी प्रकार 10% का कमी करता तो नया मान हो जाता एक्स का 90%। अगर 20% का कमी करता तो नया मान हो जाता एक्स का 80%। तो यहां पे बोला क्या है, एक्स में अगर 10% का मैं वृद्धि कर रहा हूं तो नया मान क्या हो जाएगा, एक्स का 110% हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अब बोल क्या रहा है, उनकी आय क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाए। मतलब ए की आय में आपने क्या किया, 5% का वृद्धि, तो 1K का कितना हो गया 105%। लिखेंगे प्रारंभिक मान 1K है, इसमें 5% का वृद्धि किया तो 1K का 105%। उसी प्रकार बी में कितना वृद्धि किया 10%, तो क्या हो जाएगा 3K का 110%। उसी प्रकार सी में कितना वृद्धि किया 15%, तो 4K में कितना वृद्धि 15, तो 4K का 115% वृद्धि कर रहा हूं। यहां पे ये मत बोलना कि सर 5% होगा, 10% होगा, 15% होगा, वृद्धि कर रहा हूं, वृद्धि। तो वृद्धि किया तो पहले ये अपने आप में 100% है, इसमें 10% का वृद्धि किया तो नया मान कितना हो गया एक्स का 110%। इसमें कितना वृद्धि किया 5% का वृद्धि, तो ये कितना हो गया 1K का 105%। इसमें कितना वृद्धि किया 10% का वृद्धि किया तो ये कितना हो गया 3K का 110%। और इसमें कितना वृद्धि किया 15% का, तो ये क्या हो गया 4K का 115%। यही अनुपात मेरे को निकालना है। ये देखो, तो K और K काट दो, इसीलिए बोला था K नहीं मानोगे तो भी काम चल जाएगा। 100 और 100 को काट दो, कितना बचा यहां पे 105, यहां पे कितना बचा 3 इंटू 110 और यहां पे कितना बचा 4 इंटू 115। अब अनुपात का नियम आपको पता है, अनुपात के प्रत्येक पद को समान संख्या से भाग दे सकते हो। तो आप देख पा रहे हैं तीनों पद किससे भाग जाएंगे 5 से। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15। अब किसी से भाग जाएगा नहीं जाएगा, गुणा कर दो 21, ये कितना हो गया 66 और ये कितना हो जाएगा 92। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 21, 66, 92। कितना आसान है देखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट केवल प्रतिशत का अप्लाई हुआ है। ठीक, तो अच्छे प्रश्न है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आज एक प्रश्न यहां से बनेगा। कल सिक्के वाले प्रश्न करा दिया हूं, सिक्के वाले प्रश्न हो गए हैं, इसका बेसिक पूरा हो गया है। ये एडवांस प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। ठीक, बढ़े आगे भाई। बहुत लोग का सी आया था, अनुपात के प्रत्येक पद को समान संख्या से भाग दे सकते हैं, तो इसको 5 से भाग दे दिया तो यह आया 21, यह आया कितना 22, यह आया 23।
अब 21 का 21 लिख दिया, 22 गुणा 3 66, 23 गुणा 4 कितना हो गया 92 हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा समझेंगे, ठीक। अब थोड़े आसान क्वेश्चंस आएंगे, इससे भी आसान, खैर ये भी आसान है, ठीक, ये भी तो आसान ही है ना। अब इससे भी आसान क्वेश्चंस आएंगे, चलिए देखते हैं। अब आपको समझाया हूं, ये देखिए, मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं, 50 रुपया मेरे को ए और बी में बांटना है, 50 रुपया को मेरे को ए और बी में बांटना है 3:2 में। 50 रुपया है मेरे पास, दो लोग ए और बी हैं, तो 50 रुपया को ए और बी में 3:2 में बांटना है, तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा बता सकते हैं आप, बहुत आसान है, ठीक। ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा बता सकते हैं, बहुत बढ़िया, 30 और 20, ठीक। हेमंत साव, आपसे पढ़ के सब आसान लगने लगा ऐसा नहीं है यार, ठीक, आपकी मेहनत है, अगर आपको आसान लग रहा है तो आपकी मेहनत है भाई। सिक्के वाला एक और प्रश्न करा दीजिए, ठीक, करा दूंगा एक और प्रश्न, पहले जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। ए और बी में 50 रुपया को बांटना है, अनुपात क्या है 3:2, तो ए को मिलेगा 30, बी को मिलेगा 20। सभी लोगों का आंसर आ गया है। कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा कि सर के मानते हैं, तो मान लिया ए को मिला कितना रुपया 3 के और बी को मिला कितना रुपया 2 के। कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा कि ए को मिला 3 के और बी को मिला 2 के। चूंकि 50 रुपए को ए और बी में ही बांटना है, तो 3 के और 2 के का योग कितना हो जाएगा 50। दो ही लोग हैं, ए को मिला 3 के, बी को मिला 2 के, दोनों का योग कितना 50। तो यहां से आप बोलेंगे 5 के बराबर कितना आ गया 50, तो के कितना आ गया 10। के कितना आ जाएगा 10, के 10 आया, तो बता दीजिए ए को कितना मिला 3 गुणा 10 मतलब 30 रुपया, और बी को कितना मिला 2 गुणा 10 मतलब कितना 20 रुपया। ठीक, एक तरीका तो यह है आपके पास, जो अभी तक आपने किया है, के मानो के निकालो, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। तो 50 रुपया को ए और बी में बांटना था, ए को कितना मिलेगा 30 और बी को कितना मिलेगा 20, तभी तो अनुपात क्या है 3:2 है। लेकिन आप एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, अब समझो, अब एग्जाम में आप ऐसा मत करना, सीधे आप लिख सकते हो, देखो सीधे आप लिख सकते हो ए का हिस्सा, सीधे क्या बताओगे, ए का पोर्शन क्या है 3, इसको ऊपर लिख देना, नीचे क्या आ जाएगा अनुपातों का योग, 3 और 2 कितना 5, और टोटल अमाउंट कितना बांट रहे हैं 50। सीधे आप ऐसा लिखना, ए का पोर्शन क्या हो जाएगा, देखो 3 ऊपर आ गया, नीचे अनुपातों का योग 3 और 2 कितना 5, टोटल अमाउंट कितना है 50, ये देखो, तो ए को कितना मिलेगा 30। इसी प्रकार बी का बता देना, ऊपर कितना आएगा, बी का पोर्शन 2, नीचे अनुपातों का योग इंटू टोटल कितना 50, ये देखो बी को कितना मिलेगा 20। अब ऐसा करने की आदत डाल लो, अब ऐसा करने की आदत डाल लो आप, ठीक, यहीं से आ रहा है, यहीं से ये रिजल्ट आ रहा है। आप खुद देखो, ये 10 क्या है एक्चुअल में, तो ये 10 50/5 ही तो है, ये 10 एक्चुअल में क्या है 50/5 है, तो 50/5 है, तो 3 गुणा 50/5, 3 गुणा 50/5, 2 गुणा 50/5, 2 गुणा 50/5, तो एक्चुअल में वही है। तो ए का पोर्शन को ऊपर लिखेंगे, नीचे अनुपातों का योग। दुर्गा बहुत बढ़िया, अगर आप ऐसे ही बनाए हैं तो अच्छी बात है, ठीक। 3 को ऊपर लिखेंगे, नीचे अनुपातों का योग इंटू टोटल कितना 50, 2 का पोर्शन ऊपर, नीचे अनुपातों का योग इंटू टोटल कितना 50। एक और एग्जांपल देख लो अगर लगता है तो, 100 रुपया को बांटना है ए बी सी में, 5:3:2 में, तो सीधे बता दो ए को कितना मिलेगा, तो ए का पोर्शन 5 ऊपर, नीचे अनुपातों का योग कितना 10 इंटू 100, कितना मिला ए को 50। बी को क्या मिलेगा, देखिए 3/10 इंटू 100, तो बी को क्या मिलेगा 30, और सी को क्या मिलेगा 2/10 इंटू 100, तो आप देख सकते हैं सी को क्या मिलेगा 20। 50, 30 और 20, सीधे ऐसा करेंगे, के मानोगे तो भी ऐसा ही आएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्नों की ओर। तो बेसिक काम में आएगा, बेसिक काम में आने का मतलब जैसे ए अनुपात बी अगर दिया है, अनुपात सी अगर दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे,
ये बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। ठीक, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, उसके बाद बांटेंगे पैसा को। अगर मान लो 100 रुपया आपको 3 लोगों में बांटना है, ए बी और सी में, और आपको ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए बी सी का अनुपात, उसके बाद पैसा को बांट देना इस प्रकार से। मान लो आपको अनुपात ऐसा दिया है कि 100 रुपया को आप बांट रहे हैं ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में। तो सबसे पहले क्या करना, इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करना भी सिखा चुका हूं, इसको सिंप्लीफाई करना सिखा चुका हूं आपको। ठीक, पैसा को बांट देना। तो ए बी और बीसी में बांटे, सॉरी ए बी और बीसी का अनुपात दिया है आपको, तो पहले क्या करना, ए बी सी का अनुपात निकालना, फिर पैसा बांटना। ए बी सी को इस अनुपात में पैसा बांट रहे हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करना। अनुपात के पद कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, ये देखिए कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, 6 4 3, पढ़ा चुका हूं। उसके बाद पैसा को बांट देना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, फटाफट देखेंगे। उसके बाद कुछ अच्छे प्रश्न भी मैंने लिए हैं, खैर ये भी अच्छे प्रश्न ही हैं, इनको कम मत आंकना भाई। चलो स्टार्ट करेंगे, कौन सा प्रश्न ले ले, चलो इसको बना लो पहले। 782 रुपए को ए बी सी में आप बांट रहे हैं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में। एक बार बताइए तो आवाज आ रहा है क्या, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, एक बार बताएंगे आवाज आ रहा है क्या। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। चलिए तभी मुझे लगा आप लोगों का आंसर अभी तक नहीं आ रहा है यार। ठीक, टेंशन हो गई थी मेरे को, इतना आसान सा प्रश्न है और आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है, वो टेक्निकल इशू आ गया था तो थोड़ा सा रुक गया था। चलिए बहुत बढ़िया, डी आएगा। मेरे को लगा इससे अच्छे अच्छे प्रश्नों में आपके आंसर आ रहे हैं और इस प्रश्न में आपका आंसर नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, डी आएगा, देख पा रहा हूं मैं सभी के कमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जिन्होंने नहीं देखा है कैसे सिंप्लीफाई करना है, देख लीजिए भाई। 2 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा 12। 2 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। नीचे वाले से भाग देते हैं, 2 से 12 को भाग दिया 6 आया, 6 का गुणा ऊपर वाले में करेंगे, 6 एकम 6। 3 से 12 को भाग दूंगा 4 आएगा, 4 का गुणा ऊपर वाले में करूंगा, 4 दूनी 8। 4 से भाग दिया 12 को 3 आएगा, 3 का गुणा ऊपर वाले में करूंगा, 3 त्रिका 9। ठीक, उसके बाद एलसीएम को छोड़ देते हैं, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। मतलब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी कितना मिल गया, 6 अनुपात 8 अनुपात 9। कितना रुपया बांटना है, 782 रुपया को बांटना है, 782 रुपया को बांटना है। जो पूछा सीधे वही बताना। ए का हिस्सा पूछा है तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, देखो सीधे 6 बटा कितना, 6 और 8 14, 14 और 9 23, मल्टीप्लाइड बाई कितना 782। सीधे ऐसा करेंगे आप, सीधे ऐसा करना है। के मानोगे तो भी आपसे बन जाएगा कि ए को 6 के मिला, बी को 8 के, सी को 9 के, तीनों का टोटल 782, वहां से भी बन जाएगा। लेकिन क्यों करेंगे ऐसा, सीधे ऐसा करो। 23 से कटेगा ना, 23 या 69 और 23 चौको 92। अपने आप में पूरा विश्वास रखिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो नीचे वाले से कटेगा ही ये, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन आपके पूर्ण संख्या में है, दशमलव में नहीं है। 6 से गुणा कर दो, 6 चौको 24, 6 त्रिका 18 और 2 20, 204। ठीक, आसान सा प्रश्न था, बनना भी चाहिए था। बेसिक में बता चुका कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। कितना आसान सा प्रश्न है भाई, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये प्रश्न सॉल्व करिए, अच्छा प्रश्न है। ये कमरा लिखा गया है, ये एक्चुअल में क्रमशः है, क्रमशः, या कुछ है ही नहीं, हटा दीजिए इसको, ये कुछ नहीं है। 735 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनमें से प्रत्येक को 25 रुपए दे देने के बाद शेष राशि का उनमें अनुपात 1:3:2 होता है।
बहुत अच्छा प्रश्न है। सीजीपीएससी में ऐसा प्रश्न 2 बारी पूछ चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 735 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनमें से प्रत्येक को मतलब ए बी सी तीनों को 25 रुपए दे देने के बाद शेष राशि का उनमें अनुपात 1:3:2 होता है, तो सी का हिस्सा बताना है क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ट्राई करो भाई। विवेक 245 या 225 क्या होगा? ट्राई करो भाई जल्दी से सभी लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, कोशिश करो। 245 मोनिका, बाकी लोग बनाइए। बहुत सारे लोग हैं, आंसर बाकी लोग का भी आना चाहिए। नरेंद्र, रश्मि, गणेशी, बहुत बढ़िया। 245, चलिए बहुत बढ़िया, 245 आएगा। अच्छा प्रश्न है, समझाऊंगा, बहुत आसान लगेगा आपको। चलिए मैक्सिमम लोगों का आंसर 245 आ रहा है, देखते हैं। देखिए बोल क्या रहा है, जैसा प्रश्न बोला है वैसा इसको रीड करिए। 735 रुपए को बांटना है ए बी सी में, किस प्रकार बांट रहा है देखिए। उनमें से प्रत्येक को 25 रुपए दे देने के बाद, मतलब ए को भी 25 दे दिया, बी को भी 25 दे दिया और सी को भी 25 दे दिया। 735 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनमें से प्रत्येक को मैं कितना दे दिया, 25 रुपए दे दिया हूं। प्रत्येक को, ए को भी 25 दे दिया, बी को भी 25 दे दिया, सी को भी 25 दे दिया, प्रत्येक को 25 दे दिया। उसके बाद शेष राशि, तो शेष कितना बचा, तो आप देखिए 75 रुपया तो आपने दे दिया पहले ही, तो शेष कितना बचा निकाल सकते हैं ना। 735 में से 75 आपने दे दिया, 25-25 तीनों को दिया, इसका मतलब यह हुआ 735 में से आपने 75 रुपया पहले ही दे दिया, तो बचा कितना आपके पास, 660 रुपया। एकदम आसान है। 735 रुपए में ए बी सी प्रत्येक को 25-25 रुपए दिया, मतलब 660। अब शेष राशि का उनमें अनुपात क्या होता है, 1:3:2। मतलब जो शेष राशि बचा है इसको ए बी सी में आप बांट देंगे 1:3:2 में। तो बोला क्या है, सी का हिस्सा। तो पहले बताओ 660 में सी को कितना मिला, तो सीधे लिखेंगे सर 2/6 गुणा 660। ये देखिए, ये तो आपको बता चुका हूं करना, मतलब सी को कितना मिला, 220। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर यहां पे ऑप्शन में 220 भी होता तो आप 220 को टिक नहीं करते, क्योंकि एक्चुअल में आपने पैसा कितना बांटा है, 735। ये तो बांटने का एक तरीका है, आपको बताना है 735 में कितना मिलेगा सी को। तो 735 में आप देख पा रहे हैं 220 ये मिला है और 25 ये मिला है, तो आंसर क्या लगाएंगे आप, 245 लगाएंगे। इस बात का एकदम ध्यान रखना। 220 अगर ऑप्शन में होता भी तो भी आप आंसर क्या लगाते, 245, क्योंकि पैसा आप कितना बांट रहे हैं, 735। इस 735 में आपको बताना है सी का हिस्सा। ये तो बांटने का एक तरीका है, मेरा प्रश्न बनाने का एक तरीका है कि मैं 25-25-25 दे दिया, 75 दे दिया, बचा कितना, 660। 660 में ए बी और सी को 1:3:2 में बांट दिया पैसा, तो 660 में कितना मिला, 220। ये 220 कितना में मिला है, 660 में, और पहले ही 25 दे दिया हूं सी को, मतलब सी को कितना पैसा मिला, 245 रुपया मिला। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में 220 भी होता तो भी आप 245 ही टिक करते, इसका आंसर बन जाएगा। कितना आसान है यार। ठीक, तो प्रश्न अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। रटेंगे, ट्रिक पढ़ेंगे तो आपसे कुछ नहीं बनने वाला, इस बात का ध्यान रखो यार। ऐसे प्रश्नों में क्या ट्रिक अप्लाई होगा अभी आगे देखेंगे। क्वेश्चंस का वैरायटी इतना सारा है, अब कितना ट्रिक पढ़ोगे यार, और कितना टाइम लग रहा है। आप खुद बना रहे हो, आपको मुश्किल से 30 सेकंड लग रहा है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। मैं लिख के बता रहा हूं पूरा, उसके बाद मेरे को 30 सेकंड लग रहा है।
ठीक, कोई डाउट है क्या? ये जो अनुपात है ध्यान रखिएगा, ये शेष राशि का है, तो आपको पहले शेष राशि बताना पड़ेगा। ठीक, प्रियंका जी ध्यान रखिएगा, और भी तरीके हैं करने के, लेकिन यहां पे ये जो अनुपात आपको दिया है ये अनुपात है शेष राशि का, तो शेष राशि पहले बताएंगे ना। 25 25 25 दे दिए तो शेष राशि कितना बचा? 660 बचा है। ठीक, चलिए डाउट है तो एक और एग्जांपल देता हूं, कर लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। सेम वही प्रश्न है, डेटा थोड़ा सा अलग हो गया है, तो अगर डाउट है तो अपना डाउट यहां पे आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए बनाइए। 2430 रुपया को, कितना रुपया? 2430, 2430 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि उन्हें क्रमशः, ये क्रमशः लिखा हुआ है, 5, 10, 15 रुपए दे देने के पश्चात, क्रमशः का मतलब ए को 5, बी को 10, सी को 15 दे देने के पश्चात शेष राशि का उनमें अनुपात 3:4:5 होता है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? एक बार में ही सही आंसर बताएंगे। 800 वाले ध्यान रखो भाई, पूजा पटेल जी, समझाया था ना भी आपको, 810 आएगा ना, पहले 10 दे चुके हैं, गलती मत करना, वही समझा रहा हूं। बहुत बढ़िया, 810, क्या बात, शानदार। मैक्सिमम लोगों का आंसर 810 आ रहा है। 800 मत लगाना भाई, मत लगाना, समझ आ रहा है? एक नंबर नहीं जाएगा आपका, एक तो जो मिलना था वो गया, साथ में माइनस लेके जाएगा। आप समझो इस बात को, सही होता हुआ प्रश्न अगर आप गलत करके आओगे तो आप सोचते सर क्या हुआ, 0.25 तो माइनस हुआ है बस, 1/4 है ना व्यापम में, शायद 1/4 होता है ना माइनस मार्किंग। ठीक, 1/4 अगर होता है मतलब आपको यह लगेगा कि सर 800 मैंने आंसर लगा दिया था तो केवल 0.25 नंबर तो मेरा माइनस हो रहा है सर, तो 0.25 नंबर माइनस हुआ वो ठीक है, लेकिन जो एक नंबर आपको मिल रहा था वो भी गया, मतलब आपका लॉस जो हो रहा है 1.25 का हो रहा है। इस बात को समझो, इस बात को समझते नहीं हो आप, आपको लगता है हो गया सर, गलत हुआ तो हो गया, लेकिन आपको जो एक नंबर मिलने वाला था वो भी आपके हाथ से गया, साथ में 0.25 लेके गया, मतलब आपको जो लॉस हुआ है 1.25 का हुआ है, और 1.25 का आपको इंपॉर्टेंस पता है क्या होता है। चलो देखो, 2430 रुपए को बांटना है ए बी और सी में, ए बी और सी में, ए को 5 रुपया पहले ही दे दिए, बी को 10 रुपया दे दिए और सी को 15 रुपया दे दिए, मतलब देखा जाए तो कितना रुपया दे चुके आप? 30 रुपया दे दिए। 2430 में ए को 5, बी को 10, सी को 15, मतलब 30 रुपया पहले ही दे दिए, तो आपके पास शेष राशि कितना बचा? तो आप बता सकते हैं सर 2430 में 30 रुपया दे दिया तो शेष राशि कितना बचा? 2430 माइनस 30, मतलब 2400 रुपया बचा शेष राशि। अब इस 2400 रुपया को बांटना है 3:4:5 में, ये देखिए 2400 रुपया को बांटना है 3:4:5 में। बी का हिस्सा बताओ भाई, सीधे सीधे बी का हिस्सा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 4/12 इंटू 2400, तो आप देख पा रहे हैं बी का हिस्सा कितना हो गया? 800, लेकिन ये 800 रुपया कितना में मिला है? 2400 में पहले ही 10 रुपया बी को मिल चुका है, मतलब 2430 में बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो आप बता सकते हैं 800 प्लस 10, 810 रुपया होगा बी का हिस्सा। ठीक, बन जाएगा? तो गलतियां नहीं करनी है भाई, ध्यान रखना इस बात को। चलिए बहुत बढ़िया, 810। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, अच्छा प्रश्न है ये भी। 1300 रुपए को पी क्यू आर एस में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा बटा क्यू का हिस्सा बराबर क्यू का हिस्सा बटा आर का हिस्सा बराबर आर का हिस्सा बटा एस का हिस्सा बराबर 2/3। तो पी का हिस्सा आपको बताना है कितना होगा। अच्छा प्रश्न है, करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, एक शानदार अप्रोच बताऊंगा, बहुत आसान सा। काजल 160 इतना जल्दी बन गया?
कैसे इतना जल्दी आंसर ले आए भाई? ये तो प्रश्न अच्छा है, अच्छी बात है। अगर आ गया तो 160 आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले बता दिया हो क्या? अच्छा, ऐसा क्या? चलो अच्छी बात है। देख लिए मतलब पीडीएफ पहले से आप लोग। चलिए, बन गया होगा। जिनसे नहीं बना है देख लो, बहुत आसान है। जब भी आपको ऐसा कुछ दिया है तो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है P अनुपात Q आपको दिया है कितना? 2:3। Q अनुपात R ये भी कितना दिया है? 2:3। R अनुपात S ये भी कितना दिया है? 2:3। ये देखो, P बटा Q मतलब P अनुपात Q दिया है, Q बटा R मतलब Q अनुपात R दिया है, R बटा S मतलब R अनुपात S आपको दिया है। तो आप यहां से क्या फाइंड कर लो? समझाया हूं ना, P Q R S का अनुपात फाइंड कर लो और 160 रुपया को बांट दो। सबसे आसान अप्रोच है ये। और यहां पे आप P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S फाइंड कर सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? पी क्यू आर समझाया था, कॉमन को कॉमन के नीचे जमा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से। कॉमन क्या है दोनों में? क्यू। तो 2:3, 2:3। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 तिरिका 6 और 3 तिरिका 9। तो 4:6:9 आया पी क्यू आर का अनुपात। उसके बाद आपको समझाया था पी क्यू आर एस का अनुपात कैसे निकालेंगे। तो 4, 6, 9 इसके नीचे जमा देंगे आर अनुपात एस को। ये देखिए, ये सब पढ़ा चुका हूं। 2:3 कितना आ जाएगा? देखिए, 2 चौको 8, 2 छिका 12, 2 नवा 18 और 3 नवा 27। ये मिल गया आपको पी क्यू आर एस का अनुपात। सबसे पहले पी क्यू आर निकाले, 4, 6, 9 आया। उसके बाद पी क्यू आर एस निकाले, 8, 12, 18, 27 आया। ठीक। अब इस अनुपात में आपको बांटना है कितना रुपया को? देख लो कितना रुपया बांटना है भाई? 1300 रुपया को। तो पी का हिस्सा बता दोगे? सीधे क्या लिखोगे? 8। इनका योग कितना आएगा? 27 और 12 कितना हो गया? 39। 39 और 18 कितना हो गया भाई? 57। 57 और 8 कितना हो गया? 65। गुड़ा कितना? 1300। ये देखो कितना आसान हो गया। अब तो 160 आ गया। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं 160। तो पैसा अगर बांटना है तो आप क्या करो? अनुपात निकालो, पैसा को बांटो। संतोष यादव जी, आप डरो मत यार, मैं कितना समझा दिया हूं यार। आपको व्यापम टाइम दे रहा है ना यार, मैं भी टाइम दे रहा हूं आपको। आप आराम से करो ना यार। हो सकता है आपका कंप्यूटर अच्छा होगा, हो सकता है आपका लैंग्वेज अच्छा होगा, आपका जीएस अच्छा होगा बाकी लोगों से। तो डरना बिल्कुल नहीं है, आपको केवल खुद पे विश्वास रखना है। आपको प्रश्न समय लेके बनाना है। बाकी लोगों का 10 सेकंड में आ रहा है, आने दो ना यार। 3 घंटा देगा व्यापम आपको, 3 घंटा, 180 मिनट देगा सोचो। और 150 प्रश्न पूछेगा। सोचो एक प्रश्न के लिए आपके पास कितना टाइम है। जबकि जीएस वाले प्रश्न फटाफट आपसे टिक होंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए बहुत टाइम मिलेगा आपको, बहुत टाइम। मैं आपको टाइम दे रहा हूं ना यार, 1 मिनट में आपको देता हूं कि सॉल्व करो, कितना आएगा। तो बाकी लोगों से मतलब मत रखो कि बाकी लोगों को जल्दी आ रहा है, डरो मत उससे। आप अपने पे ध्यान दो। आप ये सोचो कि मेरा आंसर 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर आ रहा है क्या? अभी 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर अगर आपका आंसर आ रहा है तो आगे जाके और जल्दी आएगा। समझ आ रहा है? अभी 2 मिनट भी अगर आपको लगता है तो अपने आप में विश्वास रखो, आगे जाके 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। और 1 मिनट में अगर आप एक प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं मैथ्स का, व्यापम इतना टाइम आपको देगा। ये बैंकिंग का एग्जाम नहीं है कि आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल के दिखाना है। आप समय लो यार। आप देखो कौन सा एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हो। व्यापम का कर रहे हो, व्यापम समय देता है। बैंकिंग का कर रहे होते तो मैं बोलता टाइमर सेट कर देता यहां पे कि 10 सेकंड में आंसर दिखाओ। यहां पे टाइम लो यार, सीखो चीजों को। एक बार सीख गए तो प्रश्न फटाफट बनेंगे। और बाकी लोगों से एकदम मतलब मत रखो, आपको सीखना है। समझ आ रहा है? आपको केवल सीखना है, ये मान के चलो आप। ये देखिए गौरव कुमार बोल रहे हैं। देखिए कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। आप अपने पे विश्वास रखिए, दूसरे से मतलब मत रखिए, आप खुद सीखिए। चलिए 1-2 प्रश्न और हैं, अच्छे प्रश्न। ये देखिए अच्छा प्रश्न है ये।
ट्राई करो तो इसको। एक रेल की पहली श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास, ठीक, और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 है और यात्रियों का अनुपात 1:40 है। यदि एक दिन में कुल किराया 1100 रुपए प्राप्त हुआ तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से ट्राई करिए इसको। सागर वर्मा जी, रीजनिंग का क्लास शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन लेता हूं मैं, ठीक। शुक्रवार शनिवार रविवार रीजनिंग होगा, बाकी दिन मैथ्स होगा। 2 चैप्टर रीजनिंग में हो गए हैं, आप उसको ऐप में जाके देख सकते हैं। ऐप में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जो भी क्लासेस मैंने ली हैं ऐप में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो जो क्लासेस आपकी छूट चुकी हैं आप वीडियोस देख लीजिए, जितने क्वेश्चंस कराया हूं उन्हीं को प्रैक्टिस कर लीजिए। आराम से आप पटवारी में बहुत अच्छा मैथ्स और रीजनिंग करके आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। नहीं बन रहा है ये प्रियंका जी? कोई बात नहीं, समझ में आएगा ना। आज बन रहा है आपसे, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने दिया है। रिकॉर्डिंग रहेगा, चलिए आप लोग को छूट है, रिकॉर्डिंग रहेगा भी कुछ दिन तक। प्रियंका जी, आज आपने ज्वाइन किया लेकिन बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वीडियोस आप देख लीजिए, आप जाके एक बार समय निकाल के जितनी क्लासेस हो गई हैं उनके वीडियोस आप देख लीजिए, आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक। चलिए अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा टफ भी बोल सकते हैं आप इसको। एक रेल की पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात दिया है, मतलब पहली श्रेणी में जो किराया होगा और दूसरी श्रेणी में जो किराया लगेगा उसका अनुपात क्या है? 4:1 है। अगर आप इसका डिटेल में देखेंगे प्रोसीजर तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए आप पहली श्रेणी में किराया कितना लगेगा, मान लीजिए पहली श्रेणी का किराया, समझेंगे भाई एक ही बार में, पहली श्रेणी का किराया मान लीजिए कितना लगता है, 4 के रुपए लगता है, और दूसरी श्रेणी का किराया कितना मान लीजिए 1 के रुपए, या इसको ऐसा करिए आप मान लीजिए x, ये देखिए इसको x मान लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या हो रहा है यार, ये x मान लीजिए, ठीक। पहली श्रेणी का किराया कितना मान लिया, 4x रुपए मान लिया। देख पा रहे हैं, अनुपात दिया है पहली और दूसरी श्रेणी के किरायों का, तो पहली श्रेणी का किराया कितना मान लिया 4x रुपए, और दूसरी श्रेणी का किराया, ये देखिए दूसरी श्रेणी का किराया, तो दूसरी श्रेणी का किराया यहां पे कितना मान लेता हूं मैं, x रुपए मान लेता हूं। अनुपात दिया है 4:1, तो मैं मान लिया पहली श्रेणी का किराया कितना 4x और दूसरी श्रेणी का किराया कितना मान लिया मैं, x रुपए मान लिया। x और y क्यों मान रहा हूं, क्योंकि यहां पे 2 अनुपात दिया है, देख सकते हैं, एक दिया है 4:1 और दूसरा दिया है 1:40। यही कारण है कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अलग अलग x और y मान रहा हूं। तो मान लिया पहली श्रेणी का किराया कितना लगता है 4x रुपए और दूसरी श्रेणी का किराया कितना लगता है x रुपए। अब बोल क्या रहा है, यात्रियों का अनुपात 1:40 है, तो मान लेता हूं पहली श्रेणी में यात्री कितने हैं, ये देखिए पहली श्रेणी में जो यात्री सफर कर रहे हैं वो यात्री कितने हैं, तो आपको बोला क्या है 1:40, तो मान लिया कितना y, और दूसरी श्रेणी में कितने यात्री सफर कर रहे हैं, तो दूसरी श्रेणी में जो यात्री हैं उसको कितना मान लेता हूं मैं, 40y मान लेता हूं। यहां तक आप कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपको किराए का अनुपात दिया था तो किराया मान लिया पहली श्रेणी का 4x और दूसरे का x। यात्रियों का अनुपात दिया था तो पहली श्रेणी में यात्रियों की संख्या मान लिया y और दूसरी श्रेणी में 40y। दोनों को के नहीं मान सकता, ध्यान रखना, क्योंकि ये बता रहा है किराया और ये बता रहा है यात्रियों की संख्या, तो दोनों को अलग अलग टर्म्स में मानना पड़ेगा मेरे को। तो यहां तक आपसे बन जाएगा, ठीक, यहां तक बनेगा भाई, तभी आगे बढ़ूंगा। कुछ नहीं किया हूं, केवल मैं लिखा हूं, यहां पे केवल मैंने लिखा है पहली और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात दिया था, तो मैंने किराया मान लिया पहली श्रेणी का 4x दूसरे का x। यात्रियों का अनुपात दिया है तो पहली श्रेणी में यात्री कितने y और दूसरे में कितने 40y। अब देखो क्या बोला है
किसी दिन कुल किराया कितना मिला? 1100। किसी दिन कुल किराया, जो टोटल किराया मिल रहा है वो कितना मिला है? 1100। अब टोटल किराया कैसे निकालोगे? देखो, पहली श्रेणी में यात्री कितने हैं? वाई। एक यात्री का जो किराया है वो 4x है, तो वाई यात्री का कितना हो जाएगा? y इंटू 4x। कितना आसान है भाई। पहली श्रेणी में कितने यात्री हैं? y। किराया कितना लगता है? 4x। एक यात्री का 4x, तो y यात्री का कितना हो जाएगा? y इंटू 4x। सिंपल सी बात है ना। मान लो पहली श्रेणी में एक यात्री का किराया 100 रुपए लगता है, तो दो का कितना लगेगा? 2 इंटू 100। तीन का कितना लगेगा? 3 इंटू 100। उसी प्रकार पहली श्रेणी में किराया कितना लगता है? 4x। कितने यात्री हैं? y। तो y का किराया क्या हो जाएगा? y इंटू 4x। दूसरी श्रेणी में कितने यात्री हैं? 40y। एक यात्री का किराया x है, तो 40 का कितना हो जाएगा? 40y इंटू x। दोनों को जोड़ा तो टोटल किराया कितना हो गया? 1100। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4xy प्लस 40xy बराबर कितना? 1100। तो यहां पे आ जाएगा कितना? 44xy बराबर 1100। तो यहां से xy का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1100 बटा 44। 4 से काटो कितना आ जाएगा? या 11 से काट दो, कितना आ जाएगा? 100। और नीचे 4, 4 से काटो कितना आया? 25। यहां तक बन जाएगा। बहुत आसान है। कुल किराया कितना है? 1100। कुल किराया कैसे निकालेंगे? पहली श्रेणी में यात्री y हैं और प्रत्येक यात्री का किराया कितना है? 4x। तो y का कितना हो जाएगा? y इंटू 4x। दूसरी श्रेणी में यात्री कितने हैं? 40y। किराया कितना है? x। तो कुल किराया कितना हो जाएगा? 40y इंटू x। सिंप्लीफाई करूंगा तो 4xy प्लस 40xy बराबर 1100। तो 44xy बराबर 1100। तो xy कितना आया? 25। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है आपको? प्रश्न में पूछा है प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया। आपको प्रश्न क्या बोला है? पहली श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया। पहली श्रेणी में प्राप्त हुआ किराया। अब देखो, पहली श्रेणी का केवल किराया बताना है, तो पहली श्रेणी में कितने यात्री हैं? y। तो y यात्री का किराया कितना हो जाएगा? y इंटू 4x। मतलब आपको बताना क्या है? 4xy का वैल्यू, xy का वैल्यू कितना आया है? 25। तो 25 चौको कितना हो गया? 100। आंसर क्या हो जाएगा? डी। पूरा लिख के बताया हूं, एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना है। आप फटाफट मानेंगे अनुपात को, वहां से सिंप्लीफाई हो जाएगा। समझ आया भाई? अच्छा प्रश्न है ना, दिमाग खोलेगा ऐसा प्रश्न आपका। आप खुद सोचो, यात्री कितने हैं? y। और प्रत्येक यात्री अगर 4x देता है तो y यात्री कितना देंगे? y इंटू 4x। दूसरी श्रेणी में कितने यात्री हैं? 40y। प्रत्येक यात्री अगर x रुपए देता है तो 40y कितना देंगे? 40y इंटू x। टोटल किराया कितना है? 1100। तो यहां से xy कितना मिल गया? 25। xy 25 मिला, तो बता दीजिए पहली श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया। पहली श्रेणी से पूछा है, तो पहली श्रेणी में यात्री कितने हैं? y। प्रत्येक यात्री 4x देता है, तो कुल किराया कितना हो गया? 4xy। मतलब 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कर लो भाई इसको। ठीक, डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं, या वापस से वीडियो देखेंगे, छोटा मोटा जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चों का 100 आया था, बहुत बढ़िया। ठीक, बन जाएगा यहां तक। जल्दी से नोट कर लो भाई इसको, बहुत आसान है यार। आप खुद सोचो ना, अगर मान लो पहली श्रेणी में एक व्यक्ति से किराया लेता है 50 रुपया और कुल 10 व्यक्ति जा रहे हैं। एक व्यक्ति से किराया कितना लेता है? 50 रुपया, और 10 व्यक्ति जा रहे हैं। वापस से बोल रहा हूं, पहली श्रेणी में मान लो प्रत्येक व्यक्ति से किराया लगता है 50 रुपया, और 10 व्यक्ति अगर जा रहे हैं तो किराया कितना हो जाएगा? 10 इंटू 50। वही तो किया हुआ यार। कितने यात्री हैं? y। और प्रत्येक यात्री से कितना किराया ले रहा है? 4x। तो y से कितना लेगा? y इंटू 4x। दूसरी श्रेणी में 40y व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति से किराया कितना ले रहा है? x। तो कुल कितना किराया हो गया? 40y इंटू x बराबर कितना? 1100। तो xy निकलेगा, तो x इंटू y आया 25। तो यहां पे आप आंसर बता सकते हैं कितना? 100। तो पहली श्रेणी का पूछा है तो पहली श्रेणी का बता दीजिए आप। ठीक, इसको कर लीजिएगा घर में। ये देखिए,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम वही प्रश्न है, कुछ भी अलग नहीं है, केवल डेटा अलग है। अभी नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको घर में करेंगे आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसको घर में करेंगे आप। ठीक, ले लिए? चलो इसको सॉल्व करो। ये आसान है, ये आसान प्रश्न है, ये आपसे बनना ही चाहिए। 7500 रुपए को ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है। ए और बी का हिस्सा आपको दिया है, अच्छी से पढ़ेंगे। ए और बी का हिस्सा कितना है? 5:2। बी और सी का हिस्सा कितना है? तो बी और सी का हिस्सा है 7:13। तो आपको बोला है बी को कितना रुपया प्राप्त हुआ, जल्दी से बनाओ। प्रमोद कुमार पटेल जी, एक बार फोन करके आप बात कर लीजिएगा, मैनेजमेंट में आपको बता देंगे। सागर वर्मा 1400 आ रहा है, जल्दी बनाओ भाई। ए बी और बी सी, तो आप क्या निकालिए? ए बी सी का अनुपात निकालिए और 7500 रुपया को बांट दो यार, जल्दी बनाओ। ये प्रश्न बनना चाहिए सभी से, जल्दी करो, आधे घंटे में समानुपात को भी खत्म करना है। आ गया सभी का? 1400। तो बोल क्या रहा है? 7500 रुपए को ए, बी और सी में बांटा जाता है। ये देखिए, ए, बी और सी में बांटा जाता है। ए बी का अनुपात आपको दिया है, ए बी का अनुपात है 5:2, बी सी का अनुपात है 7:13। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए? ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे निकालेंगे? तो आपको समझा चुका हूं, कॉमन को कॉमन के नीचे जमाएंगे। कॉमन क्या है दोनों में? बी कॉमन है, तो कॉमन को कॉमन के नीचे जमाइए। कितना हो जाएगा? 5:2, 7:13। ठीक, कितना हो जाएगा? देखिए 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26। 35:14:26। अब आपसे पूछा क्या है? किसका हिस्सा पूछा है? बी का। सीधे बी का हिस्सा बताओ, क्या हो जाएगा? देखो 14 डिवाइड बाई 26 और 14 70, सॉरी 26 और 14 40, 40 और 35 कितना हो गया? 75। टोटल कितना पैसा बांट रहे हैं आप देख लीजिए। तो टोटल 7500 रुपया बांट रहे हैं, तो यहां लिख दीजिए 7500। 75 से कट करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? 1400। तो ये प्रश्न सभी से बनना चाहिए था। जिनका अभी तक नहीं आया है कमेंट, जल्दी से कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी कमेंट करिए बाकी लोग, बहुत बढ़िया देख पा रहा हूं कमेंट। भाई कमेंट करो ताकि मेरे को समझ में आए यार कितने लोगों से बन रहा है। ये समझा दिया। जो पहली क्लास आज अटेंड कर रहे हैं वो पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपको सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया है, तो ए बी सी का अनुपात इस प्रकार से निकाला जाता है। जल्दी से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट, यहां पे नहीं करना इसको। सेम ऐसा ही प्रश्न इससे पहले वाला था, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, सेम वही प्रश्न है। 1240 रुपए को बांटना है ए बी सी में। ए और बी का अनुपात दिया है, बी और सी का अनुपात दिया है, तो आपसे सी का हिस्सा पूछा है। आंसर भी आ गया बहुत लोग का, चलो अच्छी बात है। अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात है। चलो स्टार्ट करेंगे समानुपात। ठीक, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, बस 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। 2 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे समानुपात। समानुपात के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं बस। 2 मिनट में वापस से आ जाएंगे। समानुपात बहुत आसान है यार, बहुत आसान। ठीक, आसानी से आपसे बनेगा समानुपात। तो केवल 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद आधे घंटे की क्लास बचेगी। 8:02 हुआ है, 8:05 पे वापस से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद आधे घंटे की क्लास लूंगा। समानुपात जितना व्यापम में पूछा जाता है उतना खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए तो मिलते हैं 8:05 पे। चलिए आगे सभी लोग, आवाज आ रहा होगा भाई, बंद था माइक। चलिए, समानुपात का बहुत ज्यादा आपको यहां पे सिलेबस कवर नहीं करना है। ठीक, समानुपात
एकदम लिमिटेड पूछा जाता है, व्यापम में भी और पीएससी में भी। तो समानुपात बहुत ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करना है। देखा जाए तो समानुपात बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा समानुपात कितना बड़ा टॉपिक है। समानुपात के बहुत सारे नियम पढ़ने पड़ते हैं आपको, लेकिन जितना आवश्यकता है व्यापम के पटवारी एग्जाम के लिए उतना आपको बताऊंगा भी, ठीक, उससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए देखते हैं समानुपात, प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। तो समानुपात का मतलब क्या होता है? समान अनुपात। समान अनुपात, समान अनुपात होता है जब दो अनुपात समान होते हैं। ये देखिए, समान अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा? जब दो अनुपात समान होते हैं, जब दो अनुपात समान होते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। तो समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। जब दो अनुपात समान होते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं? समानुपात। जैसे A अनुपात B, ये होता है समानुपात का साइन। ये देखिए, समानुपात का साइन इस प्रकार का होता है। समानुपात C अनुपात D, तो अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा? A बटा B। समानुपात का मतलब बराबर, C अनुपात D का मतलब क्या हो जाएगा? C बटा D। अनुपात का मतलब आप पहले ही पढ़ चुके हैं, A अनुपात B मतलब A बटा B, C अनुपात D मतलब C बटा D। तो जब दो अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे, तो आप उसको क्या बोलेंगे? समानुपात। कहने का मतलब है बीच में बराबर लिखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में अनुपात है, राइट हैंड साइड में अनुपात है, तो आप इसको क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। समानुपात। जब दो अनुपात समान होंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे? समानुपात। एकदम आसान सी परिभाषा है। संधि विच्छेद करेंगे तो समानुपात मतलब समान अनुपात। जब दो अनुपात समान होते हैं तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ये समानुपात का साइन है। अनुपात का मतलब बटा, अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब क्या हो जाएगा? बराबर। जब दो अनुपात बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? समानुपात। ठीक, चलिए अब समानुपात के कुछ नियम होते हैं, उसमें पहला है चतुर्थानुपाती। लिखेंगे चतुर्थानुपाती ज्ञात करना। चतुर्थानुपाती ज्ञात करना, जहां से प्रश्न बनते हैं वो आपको करा रहा हूं मैं। तो पहला है चतुर्थानुपाती ज्ञात करना, फोर्थ प्रोपोर्शनल। चतुर्थानुपाती को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। यहां पे लिखेंगे आप, यदि A, B तथा C का चतुर्थानुपाती X है, यदि A, B तथा C का चतुर्थानुपाती X है, लिखिए यदि A, B तथा C का चतुर्थानुपाती X है, यदि A, B तथा C का चतुर्थानुपाती X है। कहने का मतलब है आपके पास तीन डेटा दिया गया होगा, तीन डेटा, ठीक, उसका चतुर्थानुपाती आपसे पूछेगा। तीन डेटा आपको दिया रहेगा, उसका चतुर्थानुपाती आपसे पूछेगा, तो आपको क्या करना है? देखिए, A अनुपात B समानुपात C अनुपात X। तो तीन डेटा आपको दिया रहेगा, उसका चतुर्थानुपाती आप कितना मान लेंगे? X मान लेंगे। तीन डेटा आपको दिया है, उसका चतुर्थानुपाती कितना मान लीजिए? X। कैसे जमाएंगे? A अनुपात B समानुपात C अनुपात X। अब A अनुपात B मतलब हो गया A बटा B, समानुपात का मतलब बराबर C बटा X। तो A गुड़ा X बराबर क्या हो गया? B गुड़ा C। तो यहां से X का वैल्यू क्या मिल जाएगा? B गुड़ा C बटा A। तो जब भी आपको तीन डेटा दिया रहेगा और उसका चतुर्थानुपाती बोलेगा क्या होगा, तो उसका चतुर्थानुपाती को X मान लेना। और कैसे जमाना है? A अनुपात B समानुपात C अनुपात X। अनुपात का मतलब पता है आपको, समानुपात का मतलब पता है। तो A इंटू एक्स बराबर B इंटू सी। तो X का वैल्यू क्या मिल गया आपको? B इंटू सी बटा A। फॉर्मूला को आपको रटना नहीं है, कैसे जमा रहा हूं इसको ध्यान रखिए, प्रश्न यहां से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला को रटना नहीं है आपको कि फॉर्मूला को रट लिया हूं कि B इंटू सी बटा A होता है, ऐसा काम नहीं करना है। कैसे जमा रहा हूं उसको ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखो एक जल्दी से।
12, 16 तथा 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। 12, 16 तथा 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। जल्दी से आंसर बताइए मेरे को। 12, 16 तथा 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। कमेंट करिए। 24 आ रहा है। मोनिका बहुत बढ़िया, काजल, सागर, राहुल, परिमल, विवेक, रेवती बहुत बढ़िया। जल्दी से बनाइए भाई, बहुत आसान से क्वेश्चंस बनेंगे यहां पे, फटाफट सॉल्व करेंगे आप। 3 डेटा आपको दिया गया है, 12, 16 और 18। इसका चतुर्थानुपाती को x मान लो। चलिए, मैक्सिमम लोगों का आ गया है 24। कैसे जमाएंगे देखिए, 12 अनुपात 16 समानुपात 18 अनुपात x। तो ये हो गया 12 बटा 16 बराबर 18 बटा x। तो ये हो गया 12 इंटू एक्स बराबर 18 इंटू 16। तो x का मान क्या हो जाएगा, 18 इंटू 16 बटा 12 हो जाएगा। कट करते हैं 6 से। ये देखिए 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 6 से कट कर दिया ऊपर नीचे, 2 से कट करिए, 2 अठे 16। कितना आ जाएगा x का वैल्यू, 24 आ जाएगा। ठीक, 3 डेटा दिया रहेगा, उसका चतुर्थानुपाती मान लिया मैं x। जमाने का तरीका ध्यान रखना है आपको। 12 अनुपात 16 समानुपात 18 अनुपात x। सिंप्लीफाई करके आप x का वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया, 24। ठीक, चलिए अगला लिखिए मध्यानुपाती, सॉरी तृतीयानुपाती लिखिए पहले। तृतीयानुपाती ज्ञात करना, इसके बाद आएंगे मध्यानुपाती में। तृतीयानुपाती ज्ञात करना, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। तृतीयानुपाती ज्ञात करना लिखेंगे इसमें, यदि a तथा b का तृतीयानुपाती x है, यदि a तथा b का तृतीयानुपाती x है, if x is third proportional of a and b। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, केवल आपको 2 डेटा दिया रहेगा। ये देखिए a और b, केवल आपको 2 डेटा दिया रहेगा, उसका तृतीयानुपाती आपसे पूछेगा तो तृतीयानुपाती को x मान लेना। 2 डेटा दिया रहेगा, उसका तृतीयानुपाती को x मान लेना। कैसे जमा रहा हूं देखो, सेकंड वाला डेटा यहां पे रिपीट हो जाएगा। ध्यान रखना, यहां पे रिपीट क्या हो जाएगा, सेकंड वाला डेटा। तो सेकंड में क्या है, b, तो यहां पे b क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। तो ये हो गया a बटा b बराबर b बटा x। तो a इंटू एक्स बराबर b इंटू b। तो यहां से आप देख सकते हैं x का वैल्यू क्या आएगा, b स्क्वायर बटा a। वापस से बोल रहा हूं, फॉर्मूला को नहीं रटना है, कैसे जमा रहा हूं उसको ध्यान रखेंगे आप। सेकंड वाला डेटा रिपीट होगा, सेकंड में क्या है b, तो b रिपीट हो जाएगा, a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। अनुपात का मतलब बटा होता है, a बटा b बराबर b बटा x। सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिला, x का वैल्यू b स्क्वायर बटा a। ठीक, फॉर्मूला को नहीं रटेंगे, बार बार बोल रहा हूं, कैसे जमा रहा हूं उसको ध्यान देंगे आप। एग्जाम्पल लिखिए, 12 तथा 18 का, 12 तथा 18 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। जल्दी से बताइए, 12 तथा 18 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। बहुत बढ़िया आंसर देख पा रहा हूं, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया है 27। शानदार। ठीक, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, आजकल थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस में है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 12 तथा 18 का तृतीयानुपाती, तो मान लेंगे 12 और 18 का तृतीयानुपाती कितना, x। ये देखिए 12 और 18 का तृतीयानुपाती को x मान लीजिए। कैसे जमाएंगे आप, सेकंड वाला डेटा रिपीट हो जाएगा। ये देखिए सेकंड वाला डेटा हो गया रिपीट। सेकंड में क्या है, 18, तो 18 को रिपीट कर दिया, तो ये बन गया 12 बटा 18 बराबर 18 बटा x। तो यहां से आ गया 12 गुड़ा x बराबर 18 गुड़ा 18। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 18 गुड़ा 18 बटा 12। 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 2 नवा 18। कितना आ जाएगा x का वैल्यू, 27। कितना आसान है।
फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा, कैसे जमा रहा हूं इस बात को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपको याद रहेगा। मैक्सिमम लोगों का 27 आ गया है, ठीक, आना भी चाहिए। और ठीक, माधुरी जी 27 27 27 क्या है ये, मतलब आंसर ही बता रहे हैं ना आप। चलिए अच्छी बात है, उत्साह होना चाहिए आपके मन में आंसर बताने का। देखिए मध्यानुपाती ज्ञात करना, मध्यानुपाती ज्ञात करना, सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। ऐसा मत सोचना सर 25 दिन की क्लास थी फटाफट भगा दिए, ऐसा कहीं आपको लगा भी नहीं होगा। सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, ठीक, तो पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा मैं एग्जाम से पहले, कंफर्म है ये। और बहुत सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, बहुत सारे लिखेंगे। इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। लिखिए यदि ए तथा बी का मध्यानुपाती x है, यदि a तथा b का मध्यानुपाती x है, a तथा b का मध्यानुपाती x है। अब यहां पे कैसे जमाएंगे, तो रिपीट कौन होगा, स्वयं x क्या हो जाएगा, रिपीट। मध्य में कौन है, x, तो स्वयं x क्या हो जाएगा, रिपीट। a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, तो a बटा x बराबर x बटा b। तो यहां से क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू बी, तो x का मान क्या आ गया, वर्गमूल a इंटू बी। ये देखिए, आप चाहे तो मध्यानुपाती वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं। दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है, दोनों को गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल देना। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला याद आप रख सकते हैं, ठीक, क्योंकि आसान फॉर्मूला है। दो संख्या आपको दी रहेगी, उसका मध्यानुपाती निकालना है, तो दोनों को गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल देना, आपको मिल जाएगा मध्यानुपाती। ठीक, एग्जाम्पल लिख लीजिए, 18 तथा 8 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। 18 तथा 8 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। 18 तथा 8 का मध्यानुपाती, ये देखिए बहुत बढ़िया आ गया 12। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट बनाइए, आसान से क्वेश्चंस हैं। 18 तथा 8 का मध्यानुपाती बन जाएगा, आपको बताया हूं, सीधे याद रखो। 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 कितना होता है, 144। 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12। या गुणा नहीं करना है तो इसी को ब्रेक करो, ये देखो 18 को ब्रेक करूंगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और 8 को ब्रेक करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा भी कर सकते हो आप। अगर गुणा नहीं करना है तो आप 18 को ब्रेक कर दो। 18 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, 18 का गुणनखंड, और 8 का गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। ये जो वर्गमूल का साइन है, यहां से 2 2 का पेयर बाहर आता है, तो 2 का एक पेयर बाहर आ गया। ये देखिए ये पेयर बाहर आ गया, और ये पेयर भी बाहर आ गया। कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। समझा चुका हूं आपको, वर्गमूल के चिन्ह से 2 2 का जोड़ा बन के बाहर निकलता है। 2 दूनी 4, 4 तरीका 12, मतलब 18 और 8 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप, मध्यानुपाती का सीधे सीधे फॉर्मूला भी याद आप रख सकते हैं। तो चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर पूछा गया तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक, चलिए आगे देखते हैं समानुपात के कुछ और क्वेश्चंस जो बनेंगे आपसे। ये देखिए, सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था मंडी इंस्पेक्टर के एग्जाम में। किस संख्या को 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। ठीक, किस संख्या को 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था मंडी इंस्पेक्टर के एग्जाम में, सेम ऐसा ही प्रश्न। ट्राई करिए एक बार खुद से आप लोग, नहीं बनेगा तो मैं समझाऊंगा क्या करना है उसको। अगर आप लोग दिए होंगे मंडी इंस्पेक्टर का परीक्षा तो आपको याद आ रहा होगा कि ये प्रश्न
पूछा गया था, डेटा अलग था, लेकिन प्रश्न का पैटर्न यही था। क्या आएगा? बनाइए भाई। 3 आ रहा है क्या सभी का? सभी का 3 आ रहा है क्या? देखिए समझते हैं, 2 तरीका है, या तो आप इसका प्रोसीजर फॉलो करो या ऑप्शन से चेक कर लो। 2 तरीका है आपके पास, आप चाहे तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। दोनों आपको समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोसीजर भी बता रहा हूं, ऑप्शन से चेक भी आप कर सकते हैं। प्रोसीजर समझो क्या है। प्रश्न क्या बोल रहा है, आपके पास 4 संख्याएं हैं, 6, 7, 15 और 17। इन चारों में क्या संख्या जोड़ें जिससे कि परिणामी संख्याएं, जो संख्याएं मिलेंगी वो क्या हो जाए, समानुपातिक हो जाए। तो मैं मान लेता हूं प्रत्येक में कितना जोड़ रहे हैं आप, x। ठीक, प्रोसीजर आपको बता रहा हूं। तो आप मान रहे हैं कि प्रत्येक में कितना जोड़ना है, x। तो ये हो गया 6 + x, ये हो गया 7 + x, ये हो गया 15 + x, और ये हो गया 17 + x। ये देखिए, मैं मान लिया कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा हूं, x जोड़ रहा हूं। तो परिणामी संख्याएं क्या हो गई, 6 + x, 7 + x, 15 + x और 17 + x। ये क्या होनी चाहिए, समानुपातिक। और समानुपातिक का मतलब आपको पता है, 2 अनुपात क्या होंगे, समान होंगे। उसी को आप क्या बोलते हैं, समानुपातिक। ये देखिए, समानुपातिक का मतलब ये हो जाएगा। मैं मान लिया प्रत्येक में x जोड़ रहा हूं, x जोड़ने के बाद परिणामी संख्याएं ये बनेंगी, परिणामी संख्याएं समानुपातिक हो जाए तो ये हो गया समानुपातिक। यहां से x निकालना है, तो क्या करना है, 6 + x का गुणा करना है 17 + x में, और 7 + x का गुणा करना है 15 + x में। 6 का गुणा कर दो दोनों में। देख लो भाई, जिनको गुणा करना नहीं आता, इस प्रकार के प्रश्नों में कैसे करते हैं, 6 का गुणा दोनों में, तो 6 का 17 में कितना हो जाएगा, 102। 6 का प्लस x में कितना हो गया, +6x। उसके बाद x का दोनों में करेंगे, प्लस x का 17 में कितना हो जाएगा, 17x, और प्लस x का प्लस x में कितना हो जाएगा, x²। जिनसे नहीं बनता सीख लो भाई, काम आएगा ये। 6 का दोनों में किया, 6 का 17 में 102, 6 का x में 6x, x का 17 में 17x, x का x में हो गया x²। उसी प्रकार राइट हैंड साइड देखो, 7 का 15 में, 15 सत्य होता है 105, 7 का x में कितना हो गया, 7x, x का दोनों में, तो x का 15 में कितना हो गया, 15x, x का x में कितना हो गया, x²। अब x² दोनों साइड हो गया कैंसिल। ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस होके कैंसिल होगा। अब 102, 17 और 6 कितना हो गया, 23x, 105, 15 और 7 कितना हो गया, 22x। तो क्या करो, 23x में से 22x को घटा दो, और 105 में से 102 को घटा दो, तो x का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये देखो, ये इसका प्रोसीजर है, इसको नोट कर लो, केवल कैलकुलेशन है। यहां पे मैक्सिमम लोगों का 3 आ गया है, फिर भी एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। समानुपात का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिनके आंसर आ रहे हैं वो आंसर देते जाएंगे। ऑप्शन से चेक करना थोड़ा आसान है। ठीक, ऑप्शन से चेक करने में ये कैलकुलेशन नहीं आएगा। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए भाई, आपने बोला प्रत्येक में मैंने क्या किया, x जोड़ दिया, तो ये बन गई परिणामी संख्याएं, और परिणामी संख्याएं क्या होंगी, समानुपातिक। समानुपातिक का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समानुपातिक का मतलब। मल्टीप्लाई करूंगा 6 + x का 17 + x में, 7 + x का 15 + x में, मल्टीप्लाई कर दिया, x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कितना आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन से कैसे करना है बता देता हूं। कंप्यूटर का क्लास मॉर्निंग वाले बैच में चल रहा है यार। ठीक, अगर मॉर्निंग वाला बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप कोई बुक उठाइए और कंप्यूटर को पढ़िए भाई। इंटरनेट का मदद से आप कंप्यूटर को पढ़ लीजिए। मॉर्निंग में बैच चल रहा है, लेकिन कंप्यूटर खत्म हो गया मॉर्निंग में। ठीक, मॉर्निंग वाला बैच भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कंप्यूटर उसमें खत्म हो चुका है।
तो अभी समय कम बचा है, कोई और बैच चालू होगा नहीं हमारे यहाँ अभी फिलहाल पटवारी के एग्जाम तक। तो आप बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक लूसेंट का उठा लीजिए या परीक्षा मंथन उठा लीजिए और चीजों को पढ़िए खुद से। जहां पे आपको समझ में नहीं आता है तो वहां पे आप इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, आपके सामने आया जॉयस्टिक क्या होता है आपको पता ही नहीं है, मान लो ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है आपको पता ही नहीं है एग्जाम्पल के लिए, ठीक, तो रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो आप क्या करो, इंटरनेट में सर्च करो, गूगल में सर्च करो कि भाई जॉयस्टिक क्या होता है, आपको दिखा देगा उसका इमेज देखेंगे तो आपको दिखेगा अच्छा यही होता है क्या। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है आपको नहीं देखे हैं, आपको नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च कर लो, आपको दिखा देगा क्या होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, फोटो देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो आप गूगल का हेल्प लेके आप कंप्यूटर को पढ़िए, ठीक, जो चीजें आपको क्लियर नहीं होती उसका फोटो देखिए, उसका फोटो कैसा दिखेगा, तो कुछ चैप्टर आपके यहां से कंप्लीट होंगे। यूट्यूब में देख लीजिए कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक। बाकी क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं, क्लासेस बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन खत्म हो गई हैं। कंप्यूटर की क्लास मॉर्निंग में बहुत अच्छी चली है, सर ने बहुत सारे एमसीक्यू करवाए हैं, बहुत सारे, लेकिन वो क्लासेस खत्म हो गई हैं और पटवारी से पहले कंप्यूटर की कोई क्लास स्टार्ट नहीं होगी। तो खुद से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक, करिए हो जाएगी, ठीक, करेंगे बनेगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बन जाएगा। अपने पे विश्वास रखिए और काम करिए। चलिए ऑप्शन से कैसे चेक करना है देखिए, 6, 7, 15, 17 बोल क्या रहा है, 6, 7, 15 और 17 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे संख्याएं क्या हो जाए, समानुपातिक हो जाए। तो ऑप्शन से कैसे चेक करना है देखो, ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, आप ऑप्शन ए को लेके काम करो। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है 6, मतलब प्रत्येक में कितना जोड़ रहे हैं आप 6, यही मतलब हुआ, प्रत्येक में 6 जोड़ रहे हैं। चलो अपने मन में जोड़ो, 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, 7 और 6 क्या हो जाएगा 13, 15 और 6 क्या हो जाएगा 21, 17 और 6 क्या हो जाएगा 23। कट पिट करके देखो क्या दोनों अनुपात बराबर हैं क्या, 12/13 21/23 के बराबर है क्या, नहीं है ना। समानुपातिक का मतलब क्या होगा, दोनों अनुपात क्या हो जाए बराबर। कट पिट करके देखो, क्या पता कट करने के बाद बराबर हो जाए, तो कट पिट करने पे भी आप देख पा रहे हैं ये आगे कट होगा नहीं, ये आगे कट होगा नहीं। समानुपातिक का मतलब दोनों अनुपात क्या हो जाए बराबर, लेकिन ऑप्शन ए को रखने पे दोनों अनुपात बराबर नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार ऑप्शन बी को रखेंगे, ऑप्शन बी क्या है 5, तो प्रत्येक में 5 जोड़ दो अपने मन में, तो 6 और 5 कितना हो गया 11, 7 और 5 कितना हो गया 12, 15 और 5 कितना हो गया 20, 17 और 5 कितना हो गया 22, ठीक। लेकिन आप सिंप्लीफाई करेंगे भाई, ये देखो 2 से कट हो रहा है 10 और ये कितना 11, तो क्या 11/12 10/11 के इक्वल है क्या, नहीं है ना। 11/12 10/11 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी खत्म। ऑप्शन डी को ले रहा हूं सीधे में, ऑप्शन डी में अगर आप चेक करेंगे तो प्रत्येक में कितना जोड़ो 3, तो 6 में 3 जोड़ूंगा 9 आएगा, 7 में 3 जोड़ूंगा 10 आएगा, 15 में 3 जोड़ूंगा 18 और 17 में 3 जोड़ूंगा 20। 2 से काटोगे 2 9 18, 2 दहम 20, ये देखो 9/10 9/10, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ आया, बहुत आसान है। प्रत्येक में 6 जोड़ के देखो क्या समानुपातिक हो रहे हैं, प्रत्येक में 5 जोड़ के देखो, प्रत्येक में 4 जोड़ के देखो, प्रत्येक में 3 जोड़ के देखो। तो प्रत्येक में 3 जोड़ा तो 6 बन गया 9, 7 बन गया 10, 15 बन गया 18, 17 बन गया 20। 2 से भाग दिया 2 9 18, 2 दहम 20, 9/10 9/10 दोनों क्या है बराबर है ना। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया आपका समानुपात, ये आपको पीडीएफ आज मिलेगा, इसमें कुछ और अच्छे प्रश्न हैं, ठीक, खुद से ट्राई करेंगे। ये देखिए ये एक अच्छा प्रश्न है आपके सामने, सेम वही वाला, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो ये कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। हो सकता है घटाने का पूछ ले, ध्यान रखिएगा भाई, जैसे जोड़ा जाए बोला है वैसे ही घटाया जाए ये भी आपसे पूछ सकता है, क्या घटाया जाए ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक। एक और अच्छा प्रश्न है इसमें,
बहुत अच्छा प्रश्न है। ये देखिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार ट्राई करेंगे आप लोग, नहीं बनेगा तो कल बताऊंगा इसको। एक शो के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपया, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपया, तीसरे दिन 2.5 रुपया वसूल किया गया और 3 दिनों की कुल उपस्थिति क्रमशः 2:5:13 के अनुपात में थी। पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए की थी? ठीक, अनुपात भी आ गया और पूछ क्या लिया? प्रति व्यक्ति औसत वसूली। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन आसान है, आसानी से कर सकते हैं आप। थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपको बोला क्या है? पहले दिन प्रति व्यक्ति कितना रुपया वसूल रहा है? 15 रुपया। दूसरे दिन प्रति व्यक्ति कितना? 7.5 रुपया। तीसरे दिन कितना? 2.5 रुपया। मतलब पहला दिन एक व्यक्ति देगा 15 रुपया, दूसरा दिन एक व्यक्ति देगा 7.5 रुपया और तीसरा दिन एक व्यक्ति देगा 2.5 रुपया। अब बोल क्या रहा है? देखिए, 3 दिनों की कुल उपस्थिति क्रमशः 2:5:13 के अनुपात में थी। चलो बता देता हूं यार। देखो, पहले दिन दर्शक कितने आए? तो मान लो पहले दिन कितने दर्शक आए, तो आप मान लो कितना? 2K। यही मतलब हुआ। ये आपको दिया है ना, 3 दिनों की कुल उपस्थिति क्रमशः 2:5:13 के अनुपात में थी। तो मैं मान लिया पहले दिन कितने दर्शक आए? 2K। दूसरे दिन कितने दर्शक आए? ये देखिए, दूसरे दिन कितने दर्शक आए हैं तो आप बता सकते हैं 5K। तीसरे दिन कितने दर्शक आए हैं तो आप बता सकते हैं तीसरे दिन दर्शक कितने आए हैं तो आप बता दीजिए कितना? 13K। सबसे पहले ये काम कर लीजिए। पहले दिन की उपस्थिति कितनी है? 2K, दूसरे दिन की 5K और तीसरे दिन की कितनी है? 13K। अब पहले दिन प्रति व्यक्ति कितना रुपया देता है? 15 रुपया। कितने दर्शक आए हैं? 2K। तो 2K इंटू कितना हो गया? 15। पहला दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपया देता है तो कितने व्यक्ति आए हैं? 2K। तो कितना वसूली होगा? 2K इंटू 15। दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपया। कितने व्यक्ति आए हैं? 5K। तो 5K इंटू कितना? 7.5। तीसरा दिन प्रति व्यक्ति कितना रुपया वसूली? 2.5 रुपया। तो 13K व्यक्ति आए हैं, 13K इंटू कितना हो जाएगा? 2.5। ये पहले दिन का वसूली, ये दूसरे दिन का वसूली और ये तीसरे दिन का, तीनों को जोड़ा तो क्या मिल गया मेरे को? टोटल वसूली मिल गया। समझ आ रहा है? ये पहले दिन का वसूली, जो ट्रेन वाला प्रश्न है उसी से रिलेट करो भाई। पहले दिन दर्शक कितने हैं? 2K और प्रति व्यक्ति कितना देता है? 15। तो ये पहले दिन का वसूली, ये दूसरे दिन का वसूली, ये तीसरे दिन का वसूली, तीनों को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? टोटल वसूली। टोटल वसूली 3 दिन का। डिवाइड बाई क्या करता हूं? दर्शकों की संख्या, मतलब 2K प्लस 5K प्लस 13K डिवाइड बाई क्या? दर्शकों की संख्या। तो क्या मिल जाएगा आपको? औसत वसूली मिल जाएगा। समझ आ रहा है? डिवाइड बाई दर्शकों की संख्या, तो 3 दिनों का क्या मिलेगा आपको? औसत वसूली मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। डिवाइड बाई कितना? 13 और 5 18 और 2 20K। कितना बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे गए तो कट ऑफ आपका कम ही जाएगा। अच्छे प्रश्नों में आते हैं ये प्रश्न। बन गया होगा आंसर? ये देखिए, बहुत बढ़िया, शानदार। समझ आया भाई? एक एक पॉइंट को समझोगे तो ही मैथ्स बनेगा आपसे। तो आपने ये समझा कि पहले दिन दर्शक कितने आए हैं? 2K। दूसरे दिन कितने दर्शक? 5K। ये अनुपात क्या है? दर्शकों की उपस्थिति का। तो आपने बताया पहले दिन दर्शक आए हैं 2K, दूसरे दिन 5K और तीसरे दिन कितना? 13K। पहला दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपया देता है तो कितने दर्शक हैं? 2K। तो 2K इंटू 15। दूसरा दिन 7.5 रुपया प्रति व्यक्ति, तो 5K इंटू 7.5। तीसरा दिन प्रति व्यक्ति 2.5 रुपया, तो 13K इंटू 2.5। तीनों को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? 3 दिनों का टोटल वसूली डिवाइड बाई क्या किया? दर्शकों की संख्या। तो आपको क्या मिल जाएगा? औसत वसूली प्रति व्यक्ति। ठीक, औसत वसूली का मतलब क्या? प्रति व्यक्ति कितना वसूली हुआ है। सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा आपका। 5 आ रहा है तो 5 आ गया। ठीक, अनुपात वाले में के लगाते हैं यार, सिंपल सी बात है। ये देखो, अनुपात वाले में के लगाना है आपको।
अनुपात क्या दिया था, यहां पे अनुपात था, तो जहां पे अनुपात देता है वहां पे के मान लो। जहां पे दो अनुपात होंगे वहां पे एक्स और वाई मान लेना। जहां पे एक ही अनुपात दिया होगा वहां के मान लेना, कंफ्यूज एकदम मत हो। जहां पे एक ही अनुपात दिया है वहां पे के मान लो। जहां पे दो अलग अलग अनुपात हैं वहां पे आप क्या करो, जैसे रेल वाला प्रश्न जो था, दो अलग अलग अनुपात थे तो वहां पे एक्स और वाई मान लिया था मैं। ठीक, चलो बन जाएगा। अच्छा प्रश्न है भाई, बना लेना। ठीक, कल मिलते हैं, फिर पढ़ाई करो भाई अच्छी से। कल मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, इतने अगर आप कर लिए, इतना तो ऑफलाइन में भी आपको नहीं मिलेगा जितना आपको ऑनलाइन में क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो केवल मेहनत करना है आपको। ठीक, 18-20 तारीख तक क्लास लूंगा लगभग मैं, लगभग मान के चलो 20 तारीख तक। तो आज हुआ है 30 तारीख, कल हो गया 31, तो लगभग 20 दिन का क्लास और बचा हुआ है, लगभग 20 दिन। आपको 25 बोला था लेकिन खुद से 4-5 दिन एक्स्ट्रा ले रहा हूं मैं। बात कितने दिन की हुई थी, 25 दिन की, लेकिन इसको मैं लगभग 30 दिन खींच दूंगा। 24 तारीख को एग्जाम है तो 24 तारीख को एग्जाम है तो 19-20 तारीख तक आपका क्लास चलेगा। ठीक, 3-4 दिन आप रिलैक्स रहेंगे, क्लास आपको नहीं करना है। तो 19 तारीख या 20 तारीख तक क्लास चलेगा, 21, 22, 23 कोई क्लास नहीं होगा। आप एकदम रिलैक्स रहेंगे, बहुत अच्छा पेपर जाएगा अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक, चलिए कल मिलते हैं फिर, धन्यवाद।